और कैसे हो आप सब। हम आ गए हैं दैट इज इकोलॉजी के लास्ट टॉपिक, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, एनसीईआरटी हमें इसको सिर्फ 2 ही पॉइंट में पढ़ाती है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं और ये टॉपिक हमें सोचने पे भी मजबूर करता है कि ह्यूमन की ग्रीडीनेस किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा बनती जा रही है। ओके, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको हम 2 पॉइंट में कंप्लीट करेंगे, बायोडाइवर्सिटी और उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी वर्ड जो है 1985 में रोजन ने क्रिएट किया था और इसको पॉपुलराइज दैट इज प्रचलित कराया एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन जो थे वो सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। सोशियो बायोलॉजी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर किस तरीके से, किसी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को जेनेटिक्स और सोशल फोर्सेस किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो जेनेटिक्स और सोशल फोर्सेस जो है किसी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को किस तरीके से रेगुलेट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, ये हम सोशियो बायोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं। ठीक है, तो टर्म प्रपोज बाय रोजन और पॉपुलराइज किया इस टर्म को एडवर्ड विल्सन ने। ठीक है, तो ये चीज है। अब जब हम यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी में जब हम द लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हैं तब हम वहाँ पे भी स्पीशीज डाइवर्सिटी को फोकस करते हैं। हालांकि इस टॉपिक में भी हम स्पीशीज डाइवर्सिटी को ही फोकस करेंगे, बट लेकिन आप बायोडाइवर्सिटी देखो तो बायोडाइवर्सिटी आपको कई लेवल पर देखने को मिलती है। सेल में कितने टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल हैं, जैसे जस्ट हम ये बात कर लें, प्रोटीन प्रेजेंट है, पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट है, देन फैट प्रेजेंट है। ठीक है, तो मतलब सेलुलर लेवल पर कितने मैक्रोमोलिक्यूल है तो वो भी डाइवर्स मॉलिक्यूल है, तो वो भी बायोडाइवर्सिटी हो गई। कितने टाइप की सेल्स हैं, कितने टाइप के टिश्यूज हैं। ठीक है, इन सभी लेवल पे फिर आप आओ तो कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, फिर कितने टाइप के बायोम्स प्रेजेंट है, यानी हर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर डाइवर्सिटी को हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड करते हैं। तो है तो बहुत डिफरेंट टाइप की बायोडाइवर्सिटी, बट एनसीईआरटी हमें 3 बायोडाइवर्सिटी के बारे में बता रही है। तो दैट इज एक देख रहे हो जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा देख रहे हो स्पीशीज डाइवर्सिटी, तीसरा देख रहे हो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दैट मेक इट वेरी क्लियर, कई लेवल में आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे अभी हमने देखा सेल में मैक्रो मॉलिक्यूल के लेवल में, सेलुलर लेवल पर, टिश्यू के लेवल पर, बट हम यहाँ 3 को कंसिडर कर रहे हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, जैसे ये ह्यूमन पॉपुलेशन है, यहाँ पर ये इतने सारे ह्यूमन है। हर एक ह्यूमन जो है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ दो तो हर एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से डिफर करता है, भले ही वो होमोसेपियन सेपियन है। ठीक है, तो वहां पर दैट इज जीन में डिफरेंसेस होने के कारण जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। तो सबसे ज्यादा यदि हम इन तीनों में देखें तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको जेनेटिक लेवल पर देखने को मिलती है। ये यहाँ पर हाई ठीक है, तो जेनेटिक लेवल पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इन तीनों के मतलब सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एनसीईआरटी एक एग्जांपल देती है, राउवोल्फिया वोमिटोरिया। इससे हम रेसरपाइन ऑब्टेन करते हैं जो कि ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। अब राउवोल्फिया वोमिटारा का है, ये एक प्लांट है और ये भी एक प्लांट है। आप देख रहे हो यहाँ से जो रेसरपाइन ऑब्टेन कर रहे हैं उसकी पोटेंसी यानी उसकी इफिशियंसी ज्यादा है, जबकि ये भी राउवोल्फिया वोमिटोरिया से ये भी इसी का ही प्लांट है और इससे मिलने वाली रेसरपाइन लेस इफेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि उनके जीन्स में डिफरेंस है तो ये मोर पोटेंट रेसरपाइन को प्रोड्यूस कर रही है, ये लेस पोटेंट या लेस एफिशिएंट रेसरपाइन को प्रोड्यूस कर रही है। इसी तरीके से देखो तो आप बोलते हो कि राइस की 50,000 डिफरेंट वैरायटीज इंडिया में प्रेजेंट है, तो यानी वो जो 50,000 की वैरायटी है वो जेनेटिक डिफरेंसेस के कारण ही है। मैंगो की 1000 वैरायटी। ठीक है, यानी आप सिंपल है, अल्फेंजो हाफूज आम के ही पेड़ लगाओ, लेकिन आपको लगेगा कि एक आम के पेड़ का आम ज्यादा टेस्टी है, दूसरा का रिलेटिवली कम टेस्टी है, बिकॉज ऑफ ये दोनों ही अल्फेंजो के हैं, लेकिन जेनेटिक डिफरेंस होने के कारण उनमें टेस्ट में डिफरेंस है। ठीक है, ये चीज देखा। फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी इन नंबर ऑफ स्पीशीज, तो एनसीईआरटी हमारी क्या द लिविंग वर्ल्ड में बोलती है 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन, दैट इज 17 लाख से लेकर के 18 लाख तक की डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ठीक है, बायो स्पीशीज डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अब देखते हैं, यहाँ पर जैसे यदि इंडिया का मैप इस साइड प्लेट्यू वाले साइड बनाओगे तो ये वेस्टर्न
है और ये ईस्टर्न है। तो वेस्टर्न घाट में आपको एम्फीबिया की मोर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है एम्फीबियन के लिए मोर सुटेबल कंडीशन को प्रोवाइड करा रहा होगा। दैट इज वाई वेस्टर्न घाट में आपको एम्फीबिया की डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, यहीं पर एक चीज़ और याद रखना, क्योंकि अभी हम स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक वर्ड पढ़ेंगे स्पीशीज रिचनेस। ठीक है, स्पीशीज रिचनेस, और एक हम पढ़ेंगे स्पीशीज इवननेस। इवननेस नहीं दिया है हमारी इसमें, इवननेस। ठीक है, तो स्पीशीज रिचनेस, जैसे ये सपोज ये जो है हम देख रहे हैं ये 3 प्लॉट है, एक ये लैंड एरिया, ये दूसरा है, ये तीसरा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ 8 डिफरेंट टाइप की स्पीशीज है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ 5 डिफरेंट टाइप की स्पीशीज है, और मैं यहाँ देख रही हूँ 12 डिफरेंट टाइप की स्पीशीज है। यानी सबसे ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी किसकी हुई? इस वाले लैंड एरिया की हुई, उससे कम इसकी हुई, उससे कम इसकी हुई। अब यहाँ पर जैसे 5 स्पीशीज हैं, 5 स्पीशीज ये A B C D E 5 स्पीशीज है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी A B C D E F G H, ठीक है, I J K L, ठीक है, इतनी सारी 12 स्पीशीज हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पर इनकी सबकी आप देख रहे हो करीबन 50 है, तो किसी की 45 है, तो किसी की 52 है, किसी की 48 है, किसी की 53 है। ठीक है, हर एक स्पीशीज के ए स्पीशीज के 50 इंडिविजुअल, बी के 45, डी के 48, सी के 52, ई के 53। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ए के सिर्फ 2 इंडिविजुअल हैं, बी के 100 देखने को मिल रहे हैं, सी के 10 देखने को मिल रहे हैं, डी के 4 देखने को मिल रहे हैं, एच के मान लो 500 देखने को मिल रहे हैं। यानी बहुत फ्लक्चुएशन है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट सभी स्पीशीज के पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट इक्वल दिखाई दे रही, 40, 45, 48 के आसपास, 50 के आसपास की दिखाई दे रही। जबकि यहाँ पर कहीं सिर्फ 2 इंडिविजुअल है, तो कहीं 200 इंडिविजुअल है, तो कहीं 100 इंडिविजुअल हैं एक स्पीशीज के। यानी ये जो है ये भले ही स्पीशीज डाइवर्सिटी में स्पीशीज रिचनेस में कम है, लेकिन यहाँ पर स्पीशीज इवननेस ज्यादा देखने को मिल रही है। यानी बराबर सभी जितनी भी स्पीशीज हैं उनकी पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में पॉपुलेशन जो है इक्वल देखने को मिल रही है। जबकि यहाँ पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही अनइक्वल है। तो ये यहाँ पर स्पीशीज रिचनेस तो इसकी ज्यादा है, लेकिन स्पीशीज इवननेस में ये कम पड़ जा रहा है। ठीक है, ये चीज हमने समझा। अब इसके बाद जैसे हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखते हैं, तो इंडिया में आप देखो डेजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, मैनग्रोव्स भी हैं, कोरल्स भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा है, यहाँ पर हम इंडिया में ऑलमोस्ट सभी टाइप के बायोम्स को देख पाते हैं, सभी टाइप के इकोसिस्टम को देख पाते हैं। तो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, यानी डिफरेंट टाइप के बायोम्स या इकोसिस्टम को देख मिल रहा है। दैट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया में नॉर्वे के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि नॉर्वे जो है वो टेम्परेट एरिया में हो जाता है। और अभी हम आगे चल करके पढ़ेंगे कि किस तरीके से लैटिट्यूड्स जो है स्पीशीज डाइवर्सिटी को भी, बायोडाइवर्सिटी को भी अफेक्ट करती है। ओके, ये चीज हुआ। देन इसके बाद स्पीशीज काउंट की बात करो, तो जैसे सिंपल से हम बात करते हैं, रॉबर्ट मे की बात करें। ठीक है, तो रॉबर्ट मे उन्होंने प्रपोज किया है कि अर्थ का जितना एरिया है, तो अभी तक तो हमने 17 से 18 लाख का नामकरण वगैरह किया हुआ है। रॉबर्ट मे का मानना है कि अर्थ का जितना बड़ा एरिया है उसमें डेफिनेटली 70 लाख, दैट इज 7 मिलियन स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी होगी। वो उनका वो किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे ये पूरा सपोज पूरा बोर्ड जो है वो अर्थ है। अभी तक अर्थ का इस बोर्ड के इतने ही एरिया में हमने स्पीशीज को मतलब ऐसा नहीं कि एक ही पर्टिकुलर एरिया, कहीं यहाँ थोड़ा कहीं यहाँ थोड़ा, हमने इसको एक्सप्लोर किया है। ठीक है, और बहुत बड़ा एरिया जो अर्थ का है वो अभी अनएक्सप्लोर्ड है। तो इसका मतलब है यदि अर्थ के इतने एरिया में हमें 17 लाख से लेकर के 18 लाख स्पीशीज मिल रही है, तो यदि पूरे एरिया को सर्च करें तो डेफिनेटली ये 7 मिलियन, दैट इज 70 लाख के करीब की होगी। ठीक है, तो यही चीज को लिखा हुआ है। रॉबर्ट मे का साइंटिफिक एस्टिमेट है कि 7 मिलियन स्पीशीज होगी। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि अब WCU के नाम से जाता है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जाना जाता है। तो IUCN जो है 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो कि अब WCU के नाम से, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जाना जाता है, तो 1948 में IUCN के नाम से स्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, दैट इज स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये IUCN में जो लिस्टेड है वो स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, दैट इज यदि देखा जाए तो 17 से 18 लाख का ये नामकरण पहचाना गया है। ओके, अब जितनी भी हमें 17 लाख से 18 लाख तक की बायोडाइवर्सिटी मालूम है, तो उसमें देख रहे हैं हम 70% से ज्यादा जो है वो कौन है, एनिमल है,
और 20% के करीबन जो है प्लांट्स हैं, ठीक है। तो यदि हम सिंपल सी बात करते हैं तो एनिमल में मूवमेंट होने के कारण इनमें बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है प्लांट के कंपैरिजन में। अब जब एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल की जो देखो टोटल बायोडाइवर्सिटी यानी प्लांट एनिमल सबको मिलाकर के, प्लांट एनिमल फंजाई सबको मिलाकर के टोटल बायोडाइवर्सिटी का 70% एनिमल है, 22% जो है 22% जो है वो प्लांट है, ठीक है। अब यहां जब पूरा जो 70% एनिमल है तो 70% मतलब अब इसको पूरा 100 में ले लो, ओके। अब जैसे सपोज 1000 टोटल ऑर्गेनिज्म है तो उसमें हमने देखा 700 क्या है एनिमल है, ठीक है। अब इस 700 का 70% जो होंगे वो क्या है इंसेक्ट्स है, ठीक है। इंसेक्ट्स, ओनली इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स दैट इज ऑर्थ्रोपोडा फाइलम, ठीक है। तो इंसेक्ट क्यों इतने बायोडाइवर्सिटी शो करते हैं, तो उसका कारण सीधा से ये है कि दैट इज इनका एक तो लाइफ स्पान छोटा होता है, ठीक है। हमने ये इवोल्यूशन में क्लियरली पढ़ा है कि नई स्पीशीज का इवोल्यूशन उन ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलेगा जिनका लाइफ स्पान छोटा है। उसका सीधा सा कारण ये है, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये एक वेरिएंट सेलेक्ट हुआ, इसकी प्रोजेनी में और वेरिएशन हुआ और इसकी प्रोजेनी में और वेरिएशन हुआ। सपोज सबकी लाइफ साइकिल जो है 5 डेज की थी, तो इससे इसको बनने में 5 दिन का लगा, इसमें 5 दिन के अंदर एक वेरिएंट क्रिएट हो गया और वेरिएशन, फिर 5 दिन में और इसमें वेरिएशन एक्यूमुलेट हो गया, फिर 5 डेज बाद इसका बेबी बन गया, उसमें और वेरिएशन था। तो इस प्रोजेनी में इतने वेरिएशन एक्यूमुलेट हो गए कि ये अपने एंसेस्टर से टोटली डिफरेंट जीन पूल को शो कर रहा है, यानी ये एंसेस्ट्रल स्पीशीज हो गई और एक ये न्यू स्पीशीज हो गई। और यही लाइफ स्पान जो 5-5 दिन का यहाँ पर है, उस लाइफ स्पान को यदि आप 17 साल कर देते हो तो उससे वेरिएंट क्रिएट होने में ही 17 साल लग गया, ठीक है। तो दैट इज जिस स्पीशीज का लाइफ स्पान जितना छोटा होता है उसमें स्पेशिएशन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि लाइफ स्पान जल्दी कंप्लीट होगा, एक नया वेरिएंट फिर कंप्लीट होगा और वेरिएशन। तो स्पेशिएशन मतलब हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं कि ऑर्थ्रोपोडा में आपको दैट इज इंसेक्ट्स इतनी बायोडाइवर्स क्यों हो पाए कि एनिमल में 70% आपको इंसेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो एक तो हमने देखा उनका छोटा लाइफ स्पान होता है, दूसरा उन्होंने विंग डेवलप किया तो नए नए हैबिटेट में पहुंच पाए, एक वो भी कारण था। और तीसरा कारण था इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जिसमें मैनी लार्वल स्टेज होती है। तो जब उनका डेवलपमेंट होता है मैनी लार्वल स्टेज की बात जब हम करते हैं तो कोई ना कोई लार्वल स्टेज के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर फेवरेबल हो जाता है, तो उनकी सर्वाइवल रेट जो है हमेशा बनी रहती है, ठीक है। सर्वाइव कर जाएंगे, वेरिएंट एक्यूमुलेट होगा, अल्टीमेटली एक नई स्पीशीज का इवोल्यूशन होगा ही होगा। तो इंसेक्ट में मोर बायोडाइवर्सिटी देखने का रीजन छोटा लाइफ स्पान होना, उनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होना और इसके अलावा उनमें विंग्स आ जाना जो कि उनको नए एरिया में या नए हैबिटेट में पहुंचा सका, ठीक है। ये चीज हमने देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब यहां पर थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं। यदि आप देखो, ठीक है, ग्लोबल डाइवर्सिटी, ये ग्लोबल डाइवर्सिटी की बात हो रही है ना, फिर इंडिया के रिलेशन में, अमेजोन के रिलेशन में हम अलग देखेंगे। तो यहां पर देखो इनवर्टिब्रेट्स को यदि आप देखते हो तो जस्ट मिनट ओके। तो ग्लोबल डाइवर्सिटी देखते हैं। और एक चीज और, बायोडाइवर्सिटी में जो कुछ भी डेटा ले लिए गए हैं वो लीनियस के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिए गए हैं, जिसमें फंजाई को उन्होंने प्लांट में इंक्लूड करके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ग्लोबल डाइवर्सिटी देखते हो तो ग्लोबल डाइवर्सिटी में देखो ये पाई चार्ट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स में देखो, आप देखो यदि इंसेक्ट्स जो 70% है तो एग्जैक्टली आप देखो उसका नंबर देखो तो 10,25,000 के करीबन इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं और 43,000 के करीबन क्रस्टेशियाज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 43,000 और भी ऑर्थ्रोपोडा के और भी ऑर्डर्स होंगे, यानी आप ऑन एन एवरेज देख लो तो जितने भी एनिमल हैं उसमें इंसेक्ट्स 10,25,000 और क्रस्टेशिया 43,000 है। क्रस्टेशिया इज ऑल्सो ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। उसके बाद तो सबसे बड़ा फाइलम जो होता है वो ऑर्थ्रोपोडा है, जो कि यहाँ के पाई चार्ट में भी आप क्लियरली देख पा रहे हो। देन सेकंड लार्जेस्ट फाइलम के रूप में मोलस्का होता है जिसमें 70,000 डिफरेंट टाइप के स्पीशीज हैं, ठीक है। ये देखा। अब वर्टिब्रेट्स में देखो तो ग्लोबल डाइवर्सिटी देख रहे हैं ना, वर्ल्ड वाइड। अभी कोई इंडिया की नहीं देख रहे हैं हम, कोई अमेजोन फॉरेस्ट के नहीं देख रहे हैं। अभी मैमल्स देखो तो 4,650 वर्ल्ड वाइड मैमल देखने को मिलते हैं।
9,700 जो है आपको बर्ड की स्पीशीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। 7,150 आपको रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं, 4,780 जो है एम्फीबियाज देखने को मिलते हैं। यानी ऑलमोस्ट आप देखो एम्फीबिया और मैमल्स की स्पीशीज ऑलमोस्ट बराबर बराबर है। और फिशेस जो है अराउंड 28,000, या बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर में लिया जाए तो 26,959 स्पीशीज, जिसको कि एनसीईआरटी 28,000 लिखती है शुरू में। इतनी सारी फिशेस की स्पीशीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और इसी तरीके प्लांट में लो तो प्लांट में आप देखो दैट इज फर्न और टेरिडोफाइट जो है वो करीबन फर्न जो है 13,000 है, और फर्न को छोड़ करके जो बचे हुए टेरिडोफाइट है उनकी संख्या जो है मतलब लाइकोपोडा, साइलोप्सिडा, ठीक है, स्फिनोप्सिडा, तो उनकी संख्या 10,500 है। फर्न अलोन 13,000 के करीब है, ठीक है। एंजियोस्पर्म 2,70,000 है, ठीक है। लाइकेंस 18,000 टाइप के लाइकेंस है, 40,000 टाइप की एल्गीज देखने को मिलती है, 72,000 प्रकार के आपको फंजाइज देखने को मिलते हैं, और 12,000 के करीबन आपको मॉसेस देखने को मिलते हैं जो कि ब्रायोफाइटा हैं, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं। अब यदि हम हम इंडिया के रिलेशन में देखते हैं तो इंडिया जो है उस इतनी चीजें हमने देखी। अब हम पहले एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब यदि हम देखते हैं इंडिया जो है ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ में ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो हम देखते हैं कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस से टिल्टेड है, ठीक है। थोड़ी मतलब बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ी से इस तरीके से झुकी हुई है, जिसके कारण जब ये सन के चारों ओर रिवॉल्व होती है तो इसमें हमें वेरियस सीजन्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये सदर्न, ये वाला इतना एरिया सदर्न हेमिस्फेयर है और इतना एरिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है। अब ये 0 डिग्री पर 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है, जो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस खींची गई हैं, ये लैटिट्यूड्स हैं। समुद्र से ऊंचाई को हम अल्टीट्यूड कहते हैं, और अर्थ में जो हम हॉरिजॉन्टल लाइंस, पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। तो नॉर्थ और साउथ पोल के ठीक बीचों बीच जो लाइन खींची गई है उसको हम इक्वेटर कहते हैं, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड। और पोल्स, ये नॉर्थ पोल है 90 डिग्री पे होगा, ये यहाँ पर 90 आ जाएगा ना, देखो, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। और ये साउथ पोल है, ये 90 डिग्री हो गया। अब आप देखो 23.5 नॉर्थ साइड में ये वाली लाइन जो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और साउथ साइड में 23.5 डिग्री पर कैप्रिकॉन लाइन है, ठीक है। कैप्रिकॉन की लाइन खींची जाती है। यहां पर फिर 66, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 है, और ये 66.5 है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहां पे भी ये ले लो, नॉर्थ के साइड 23.5 लोगे, ये 66.5 लोगे, एंड दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये इतना एरिया जो है ये सदर्न हेमिस्फीयर का ट्रॉपिकल रीजन है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ट्रॉपिकल रीजन है। फिर ये जो है सदर्न एरिया का टेम्परेट रीजन है, ठीक है। 23.5 से 66.5 के बीच का ये नॉर्दर्न एरिया का टेम्परेट रीजन है। ये 66.5 से 90 डिग्री तक का ये फ्रिजिड जोन है, जहां बर्फी जमी रहती है, और ये इस साइड का फ्रिजिड जोन हो गया, ठीक है। ये अभी हमें समझ में आया। अब क्या होता है, अब आप जब आप बायोडाइवर्सिटी का ऑकरेंस देखोगे ना, तो ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी दैट इज ये नॉर्थ साइड का ट्रॉपिक हुआ और ये साउथ साइड का ट्रॉपिक हुआ, ठीक है। यहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसके कारण को अभी हम समझेंगे। इंडिया की आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखो ना, तो इंडिया जो है मेनली ट्रॉपिकल एरिया में है। इंडिया का लैटिट्यूड देखते हो तो 8.6 है, सॉरी 8.4 से, दैट इज समथिंग यहां से होगा 8.4 से 37.6, 37.8 कुछ है, ठीक है। इतने लैटिट्यूड में इंडिया फैला हुआ है, ठीक है। तो यहां पर यहां तक का तो ट्रॉपिक हो गया, और ये पूरा एरिया क्या है, टेम्परेट है। तो टेम्परेट से थोड़ा ऊपर, यानी ये 23.5 है ना, ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 पे ड्रॉन है। इससे लेकर के 35 डिग्री तक की जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिक। सब ट्रॉपिक एग्जैक्टली पार्ट ऑफ टेम्परेट, ठीक है। तो इंडिया जो है ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। मेनली इसकी लोकेशन जो है सब ट्रॉपिक एरिया में है, ठीक है। और इंडिया के पास वर्ल्ड का 2.4% एरिया है, 2.4% एरिया लोगे तो ये 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो इंडिया का एरिया कितना हो गया, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इंडिया के पास है। वर्ल्ड का
वर्ल्ड में से इतना हिस्सा इंडिया के पास है, जो वर्ल्ड का 2.4% बनाता है। और इंडिया के पास एरिया सिर्फ 2.4% है, लेकिन यदि बायोडाइवर्सिटी जो हमने 17 लाख से 18 लाख की खोजी है, उसका 8.1% बायोडाइवर्सिटी हमारे इंडिया के पास है। ठीक है, हमारी इंडिया के पास है, यानी हम बहुत बायोडाइवर्सिटी जो अभी तक 17 से 18 लाख की खोजी गई है, उसका 8.1% हम रखते हैं। ठीक है, तो उनको हमें संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है, एक तरीके से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। कोई चीज भगवान ने बहुत अच्छे से दे दी, नेचर ने आपको बहुत अच्छे से फ्लॉरिश किया है, तो आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि उस चीज को मेंटेन रखा जा, उतनी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखा जा सके। ठीक है, तो ये चीज हमने देखा। अब यहाँ पर अभी में हमने क्या पढ़ा कि इंडिया जो है वो कितना 8.4 डिग्री से लेकर के 37.6 डिग्री लैटिट्यूड में, दैट इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में फैला हुआ है। इंडिया का एरिया जो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि वर्ल्ड का, अर्थ का 2.4% एरिया है, और इसमें हम 8.1% बायोडाइवर्सिटी को रखते हैं। ठीक है, अब ठीक है, ये इतना हमने अभी यहां समझा है, और ये हमने साथ में इस चीज को भी समझा है कि इसकी इंपॉर्टेंस अभी हमें पता चलेगी। ठीक है, अब देखो इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया ये देखा हमने कितना है, लैटिट्यूड इतना है, यहां पर 45,000 प्लांट है, तो एनिमल जो है प्लांट्स के जस्ट डबल हैं। ठीक है, ये 45,000 है, तो एनिमल जो है 92,037 एग्जैक्ट, यानी प्लांट से जस्ट डबल है इनसे। और ये इतने एनिमल में 61,000 टाइप के एनिमल हैं। फिशेस जो हैं, फिशेस की कितनी बायोडाइवर्सिटी है, तो फिशेस को एनसीईआरटी अभी हमने देखा था, दैट इज फिशेस, ये यहां पर देखो इतनी है। इसमें से 2,546 टाइप की फिशेस इंडिया में देखने को मिलती हैं। बर्ड्स कितनी है, दैट इज आप देखो 9,700 हैं, तो 1,232 के करीबन बर्ड्स इंडिया में देखने को मिलती हैं। रेप्टाइल्स की संख्या जो हो जाती है दैट इज 7,150 है, उसमें से 456 रेप्टाइल्स हमारे यहाँ हैं। मैमल्स जो हैं जितने भी हैं 4650, उसमें से 390 टाइप के मैमल्स हमारे पास देखने को मिलते हैं, और 4,780 मैमल्स में 209 जो है मैमल्स, सॉरी एम्फीबियंस हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। अब यदि हम रॉबर्ट मे की बात करते हैं, तो रॉबर्ट मे ने बोला है कि हाँ, जो बायोडाइवर्सिटी है जो अभी तक हमने पहचानी है वो 18 लाख, ये बायोडाइवर्सिटी का डेटा बोलता है कि 15 लाख से थोड़ा सा ही ज्यादा। तो हमने एक पर्टिकुलर एरिया में ही, जैसे ये अर्थ है तो इतने एरिया को खोजा, तो हमें 1.5 मिलियन पता चली, लेकिन इतना रिमेनिंग है। तो रॉबर्ट मे ने बोला कि जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है वहां को मिला लो तो अर्थ में 7 मिलियन स्पीशीज होगी। तो इंडिया में भी यही हुआ है कि इंडिया का जितना एरिया, उसमें थोड़े एरिया में ही बायोडाइवर्सिटी को खोजा गया, और बहुत बड़ा एरिया जो है वो अभी खोजने के लिए बचा हुआ है, जिसके लिए बहुत मैन पावर, पैसा, फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, और ट्रेंड मैन पावर जो इन चीजों को समझता हो, जो टैक्सोनॉमी को समझता हो। क्या किसी को भी आप खड़ा कर सकते हो क्या बायोडाइवर्सिटी को सर्च करने के लिए? नहीं ना, दैट इज वो ट्रेंड पीपल होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा मैन पावर भी चाहिए इंडिया की पूरी बायोडाइवर्सिटी को खोजने के लिए, और एक बहुत बड़े अमाउंट में फंड भी चाहिए होगा इंडिया में। आई डोंट नो, मतलब सबसे बड़ी यही रही है कि ट्रेंड पीपल तो मिल भी सकते हैं, लेकिन रिसर्च में बहुत कम काम हुआ है। हालांकि अभी देखा जाए तो रिसर्च पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी यदि रॉबर्ट मे की जो एक्सपेक्टेड है कि अर्थ में 7 मिलियन 70 लाख बायोडाइवर्सिटी होगी, तो इंडिया में अभी 1 लाख प्लांट स्पीशीज को खोजा जाना बाकी है, और 3 लाख एनिमल स्पीशीज वेट कर रही है कि आओ और मुझे खोजो। ठीक है, अब इसी तरीके से अमेजॉन फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो अमेजॉन फॉरेस्ट जो है दैट इज लंग्स ऑफ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अमेजॉन फॉरेस्ट जो कि साउथ अमेरिका और मेनली ये ब्राजील में लोकेटेड है। ब्राजील वर्ल्ड की मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री है। ठीक है, तो वहां पर यदि हम देखते हैं तो अमेजॉन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो उसे हम लंग्स ऑफ फॉरेस्ट कह रहे हैं, और क्योंकि बहुत ज्यादा वो मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू जितनी भी ऑक्सीजन रिलीज होती है अर्थ में, उसका 20% जो है कौन रिलीज करता है? अमेजॉन फॉरेस्ट रिलीज करते हैं। ठीक है, और इसके अमेजॉन फॉरेस्ट कहाँ है? साउथ अमेरिका, दैट इज मेनली इसका जो है ब्राजील में है। यहाँ पर 40,000 टाइप के प्लांट है। फिशेज जो है 3,000 टाइप की फिशेज, प्लांट 40,000, फिशेज 3,000 टाइप के हैं, बर्ड्स 1,300 टाइप की हैं। मैमल्स जो है 427 है, एम्फीबिया 427 है, रेप्टाइल्स जो है 378 है, और इनवर्टिब्रेट जो है 1.25 लाख के करीब का है। ठीक है, तो ये अमेजॉन फॉरेस्ट की है। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखो, ये जो पाई चार्ट है ये वर्ल्ड वाइड है।
ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है। ये जो देखा हमने वो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को देखा, ये जो देखा है हमने इंडिया की बायोडाइवर्सिटी, और ये बायोडाइवर्सिटी जो पढ़ रहे हैं हम वो अमेजॉन फॉरेस्ट की पढ़ रहे हैं। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि 427 वर्ल्ड वाइड एम्फीबिया है, नहीं, वर्ल्ड वाइड एम्फीबियंस जो है 4780 हैं, जिसमें 427 आपको अमेजॉन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं और 209 जो है इंडिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये है। अब यहां पर हमने अभी एक चीज देखा था, अर्थ में लैटिट्यूड की बात की, तो एक कभी ये लाइन को याद रखो कि अर्थ में यदि आप देखोगे तो हाँ, ये देखो, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है और ये 90 डिग्री लैटिट्यूड है। यानी आप यहां से इक्वेटर से सब ट्रॉपिक, सॉरी इक्वेटर से पूरे ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल से टेम्परेट, टेम्परेट से फ्रिजिड, और फिर अल्टीमेटली यदि आप नॉर्थ पोल की तरफ मूव करते हो, ठीक है, इस साइड मूव करते हो, तो आपको बायोडाइवर्सिटी जो है डिक्रीज होते हुए दिखाई देती है, कम होते हुए दिखाई देती है। ठीक है, डिक्रीज होते हुए दिखाई देती है। उसका कारण यह है कि जो ट्रॉपिकल एरिया है वो बायोडाइवर्स रिच है, उसके कई कारण हैं। ठीक है, एक उसके कई कारण हैं जो हम वहीं पे पढ़ेंगे। तो यहां पर अब एक जो हम, जिसके लिए मैं वापस आ गई थी यहां पर, तो देखो कोलंबिया, कोलंबिया को देखो तो कोलंबिया जो होता है उसमें 14,000, ये ऑलमोस्ट इक्वेटर पे है, कोलंबिया इक्वेटर पे है, तो आप देख रहे हो यहां पर 14,000 बर्ड की स्पीशीज देखने को मिलती है। न्यूयॉर्क जो 105 डिग्री पर है, वहां पर, सॉरी 41 डिग्री पर है, और वहां पर आप देख रहे हो 41 डिग्री पर है, और वहां पर आपको बर्ड की स्पीशीज 105 के करीब दिखाई देती है। ग्रीनलैंड में आपको सिर्फ कितनी देखने को मिल रही है, 56 बर्ड की स्पीशीज देखने को मिल रही है। जबकि इंडिया की बात करते हो तो इंडिया जो सब ट्रॉपिकल एरिया में हो जाता है, वहां 1200 के करीबन, ये हम देख ही रहे हैं 1232, ठीक है, 1232 देख रहे हैं। तो इंडिया जो है सब ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिकल एरिया में फैला हुआ है, तो यहां बर्ड की स्पीशीज इतना है। यानी कोलंबिया जो है इक्वेटर में हो गया, इसलिए सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। कितनी लिखी है हमने, 1400 लिखी है। फिर उसके बाद ये इक्वेटर में है, कोलंबिया इज ऑन इक्वेटर, ठीक है, तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे है। इंडिया ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में है, तो सब ट्रॉपिकल एरिया में है, तो यहाँ 1232 हो गई। उसके बाद न्यूयॉर्क को आपने देखा 41 डिग्री यानी टेम्परेट जोन में है, तो वहाँ 105 बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल रही। और ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री पे है, 71 डिग्री दैट इज फ्रिजिड जोन पे है, फ्रिजिड जोन पे है, तो वहां आपको सिर्फ 56 बर्ड देखने को मिल रही है। यानी आप सिंपल देख रहे हो, पोल से आप इक्वेटर की ओर जा रहे हो तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और यदि इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। ये चीज हमने क्लियरली देख लिया कि इक्वेटर पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी एंड पोल पर मिनिमम बायोडाइवर्सिटी, उसके कारण को वहीं पर समझेंगे। ठीक है, ये चीज है। अब इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के पास वर्ल्ड अर्थ का 2.4% एरिया है, और एरिया कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी कितनी है, वर्ल्ड की 8.1% हमें देखने को मिलती है। इंडिया में प्लांट्स जो खोजे जा चुके हैं 45,000 है, और एनिमल जो है 92,086 या 37 इतने एनिमल्स हैं। रॉबर्ट मे के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अभी हमारे इंडिया में सिर्फ 22% बायोडाइवर्सिटी खोजी गई है, और 78% वेट कर रही है कि आओ हमें खोजो। ठीक है, इसलिए इंडिया में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया में 1 लाख प्लांट स्पीशीज और 3 लाख एनिमल स्पीशीज को अभी खोजा जाना बाकी है। ओके, अब एक मिनट, हाँ, अब यदि हम मेगा डाइवर्स कंट्री, पूरे वर्ल्ड वाइड 12 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्हें मेगा डाइवर्सिटी में रखा गया है। मेगा डाइवर्स कंट्री, मेगा बायोडाइवर्स कंट्री के नाम से बुलाया जाता है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, चाइना है, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडिया, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू एंड जायरे। ठीक है, जायरा अफ्रीका में। तो ये कंट्रीज को हम मेगा डाइवर्स कंट्री कहते हैं। तो किसी को भी यदि बोलना है कि हम भी मेगा डाइवर्स कंट्री बनना चाहते हैं, तो उस कंट्री में 5,000 प्लांट स्पीशीज होना चाहिए, और कोस्टल इकोसिस्टम दैट इज मरीन इकोसिस्टम भी वहां होना चाहिए, तब वो क्लेम कर पाएगा कि वो मेगा डाइवर्स कंट्री बन सकता है। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया था। अब एक चीज और, एक चीज मिसिंग है। अब यहां स्टार्ट करते हैं, नहीं ठीक है, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं।
तो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करो तो इसमें हम दो चीज पढ़ते हैं, एक लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट जो कि अभी जस्ट हमने बात की कि किस तरीके से इक्वेटर से आप पोल की तरफ जाते हो तो आपको बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होते देखने को मिलती है, या पोल से इक्वेटर की तरफ आते हो तो आपको बायोडाइवर्सिटी बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो हमें पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में दो चीज को पढ़ना है, एक लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और एक स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। तो यहां पर देखो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में हमने देखा कि ट्रॉपिक्स जो है कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड है और यहां से 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, ये पूरा एरिया ट्रॉपिक है। ठीक है, ये ट्रॉपिक है। तो यहां पर हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो वही चीज हमने बात की, कोलंबिया जो कि ऑलमोस्ट इक्वेटर पे है 1400, इंडिया जो कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में है 1200, न्यूयॉर्क जिसका 41 डिग्री लैटिट्यूड है उसमें 105 बर्ड है, तो ग्रीनलैंड जिसमें जो कि फ्रिजिड जोन में है, ठीक है, आर्कटिक सर्कल के ऊपर है, पोल के पास है, तो वहां पर सिर्फ आपको 56 बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये हमने देखा। अब यहां पर सिंपल सा एक चीज और देखो, ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी जो है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में, ये हम पहले भी देख करके आ गए हैं, और टेम्परेट या पोलर रीजन जो होते हैं वो लेस बायोडाइवर्स होते हैं। अब यहां पर हम कारण पढ़ेंगे कि क्यों इक्वेटर या ट्रॉपिकल एरिया में बायोडाइवर्सिटी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये एक्सिस है, और टिल्टेशन हम देख रहे हैं दैट इज इतना 20, ये टिल्टेड है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ होना चाहिए था यहाँ पर, बट ये ट्रू एक्सिस ये है, लेकिन अर्थ जो है थोड़ी सी टिल्टेड है। तो अब ये जो है इतना ट्रॉपिकल एरिया है, सूरज जो है बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर चमकता है, तो सनलाइट मैक्सिमम कौन रिसीव करेगा? ट्रॉपिकल एरिया रिसीव करेगा। अब ये जो है यहाँ तक का एरिया जो है दैट इज ये एरिया, ये टेम्परेट बना रही हूं मैं, ये एरिया को टेम्परेट बना रही हूं। ठीक है, ये इतना टेम्परेट हो गया, ये टेम्परेट हो गया, और ये वाला जो है ये जो है फ्रिजिड है, ये साउथ साइड का फ्रिजिड है और ये नॉर्थ साइड का फ्रिजिड है। ठीक है, तो अब देखो जो सन को आप इसके ऊपर इक्वेटर के ऊपर चमकाओगे तो सबसे ज्यादा लाइट जो कौन रिसीव करेगा? दैट इज इक्वेटर जोन, ट्रॉपिकल एरिया जो है सबसे ज्यादा लाइट को रिसीव करेगा। यहाँ लाइट जो है वर्टिकल पड़ेगी। ठीक है, लाइट जितनी ज्यादा पड़ेगी उतनी फोटोसिंथेसिस होगी, और उतनी फोटोसिंथेसिस होगी उतने प्लांट आपको वहां देखने को मिलेंगे। जितने प्लांट देखने को मिलेंगे तो प्लांट अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस ही है जो सभी हेटेरोट्रॉफ को फूड प्रोवाइड कराती है। तो सनलाइट ज्यादा मिली, फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुई, बायोमास प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, लोग एनिमल्स को खाने पीने के लिए खूब सारी चीजें मिल रही हैं, तो इस वजह से एनिमल बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा हो गई। जैसे प्लांट्स होते हैं उसी हिसाब से एनिमल डाइवर्सिटी आती है उस कम्युनिटी में। ठीक है, तो एक कारण तो ये हुआ। तो हम देख रहे हैं कि दैट इज यहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ मोर सोलर रेडिएशन, जबकि आप टेम्परेट में देखो तो स्लांटिंग पड़ रही है, टेम्परेचर कम रहता है। यहां समर का टेम्परेचर जो है ना 18 डिग्री 15 डिग्री इस तरीके से रहता है, जो हमारा विंटर में नहीं पहुंचता है। ठीक है, आज की डेट में। दूसरा है ट्रॉपिकल एनवायरमेंट। अब आप टेम्परेट और फ्रिजिड की बात करो तो फ्रिजिड तो बेचारा फ्रिजिड ही है। ठीक है, टेम्परेट की बात करो तो टेम्परेट में विंटर माइनस में चला जाता है, तो समर में यही 18-20 का है। तो यानी आप देखो एक तो 18-20 और कहा माइनस में चला गया। और एंजाइम का काम आपको अच्छे से मालूम है कि एंजाइम पर कितना टेम्परेचर का इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से भी ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो है बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है, जबकि ट्रॉपिकल एरिया में आप देखोगे ऑलमोस्ट वही 28, 30 इस तरीके का टेम्परेचर, 25, 28, 30 साल भर आप देखो तो इसी तरीके का टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आपको ट्रॉपिकल एरिया में या किसी भी चीज में क्लाइमेटिक कंडीशन में फ्लक्चुएशंस नहीं देखने को मिलता है ट्रॉपिकल एरिया में, जबकि टेम्परेट में यही बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाता है। ठीक है, तो उसके कारण भी आप देखोगे कि वहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा नहीं मिलती उसको। और सबसे ज्यादा है क्यों ये ट्रॉपिकल एरिया मोर बायोडाइवर्स हो गया? क्योंकि यहां पर स्पेशिएशन, ये सब कंडीशन है, मोर सोलर एनर्जी, कांस्टेंट एनवायरनमेंट, ये चीजें ने वहां पर न्यू स्पीशीज के एवोल्यूशन के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की। अब जैसे ये टेम्परेट एरिया ले रहे हैं, आपको मालूम है एक स्पीशीज है ये ए
और इससे मुझे ए डैश एक नई स्पीशीज को इवॉल्व करना है, तो क्या होगा, कई जनरेशन में वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते जाएंगे, फिर जाकर के आप देखोगे एक नई स्पीशीज का इवोल्यूशन हो पाया। यानी जब स्पेशिएशन दैट इज न्यू स्पीशीज के इवोल्यूशन की बात करते हैं तो वो पूरे की पूरे टाइम पर डिपेंड करती है। आप जितना ज्यादा समय दो, वो बोलती मुझे एक कोई भी स्पीशीज बोलेगी मुझे नई स्पीशीज इवॉल्व करने के लिए आप टाइम दो। ट्रॉपिकल एरिया, क्योंकि वहां क्लाइमेटिक कंडीशन में डिस्टर्बेंस नहीं होता है, वो टाइम दे देती है। जबकि टेम्परेट में ये है, ये ए स्पीशीज ने इवोल्यूशन स्टार्ट किया था, यहाँ ग्लेशिएशन हो गया, बहुत ज्यादा बर्फ जम गई, ठीक है, बहुत ज्यादा जम गई, तो इवोल्यूशन इतना हुआ और न्यू स्पीशीज का इवोल्यूशन नहीं हो पाया। जबकि यहां पर ये जो पूरी प्रोसेस है यहाँ हमेशा चलती रहती है और नई स्पीशीज का इवोल्यूशन, क्योंकि टाइम प्रोवाइड करा रहा है, खूब खाने पीने की चीज प्रोवाइड करा रहा है, स्पेशिएशन के लिए टाइम प्रोवाइड करा रहा है, स्पीशीज के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट दे रहा है, इस वजह से ट्रॉपिकल एरिया मोर डाइवर्स हो गया, जबकि टेम्परेट एरिया में डाइवर्सिटी लेस हो गई। ठीक है, डाइवर्सिटी में हमें डाइवर्सिटी जो है कम देखने को मिलती है। तो ये चीज जो है, जो आप लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में हम यही चीजों को समझते हैं कि 3 फैक्टर, दैट इज स्पेशिएशन, फंक्शन ऑफ टाइम में जितना समय मिलेगा, मतलब एक नई स्पीशीज के इवोल्यूशन में बहुत लंबा टाइम लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद जितनी बायोडाइवर्सिटी होगी उसको उतना खाने पीने का सामान चाहिए, तो इक्वेटर में लाइट खूब मिल रही, प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी है, और दूसरा कांस्टेंट एनवायरनमेंट जो होता है वो देखने को मिलता है। ओके, अब चालू करते हैं। ठीक है, अब जैसे बायोडाइवर्सिटी हमने दैट इज पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में एक तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट पढ़ा, अब दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में जर्मन थे अलेक्जेंडर वॉन हैम्बर्ट, ये नेचुरलिस्ट थे एज वेल एज जियोग्राफर थे। ठीक है, इन्होंने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया। उन्होंने बताया, जैसे ये ग्राफ आप देख रहे हो, एक्स एक्सिस में एरिया शो हो रहा है और वाई एरिया में स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस हमने क्या पढ़ा था, दैट इज उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जस्ट पहले इसको हम समझते हैं। आप ये देखो, एक्स एक्सिस में एरिया है, यानी सपोज इसको ये 0 किलोमीटर स्क्वायर, ये 5 किलोमीटर स्क्वायर, ये 10 किलोमीटर स्क्वायर, ये 15 किलोमीटर स्क्वायर, ये 20 किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे। अब यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ पर दैट इज 100 स्पीशीज देखने को मिल गई, यहाँ पर 200 स्पीशीज देखने को मिल रही है, यहाँ पर 300 स्पीशीज देखने को मिल रही है। ये इस वाई एक्सिस में हम स्पीशीज रिचनेस को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर यदि मैं कहीं जा रही हूँ और मैं बोलती हूँ कि नहीं, मुझे इस एरिया की में पता करना है कि कितने डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हैं, स्पीशीज रिचनेस फाइंड करने जा रही हूँ, उन्हें 5 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया लिया, यानी सपोज ये एरिया जो है, ये जो एरिया है ये 5 किलोमीटर स्क्वायर का है। ठीक है, ये इतना, तो मैंने फाइंड आउट किया यहाँ पर 100 स्पीशीज है। अब मैंने थोड़ा सा और एरिया बढ़ा दिया, जो 5 किलोमीटर स्क्वायर था उसको इंक्लूड करते हुए 5 और बढ़ा दिया, यानी मैं 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में गई, तो मैंने देखा अरे स्पीशीज रिचनेस तो बढ़ गई। जो पहले 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 100 स्पीशीज देखने को मिल रही थी, अब वो 200। यदि मैं 15 पे चली जाती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि दैट इज 300 स्पीशीज मिल रही, यानी मैं देख रही हूँ कि एक एरिया में मैं स्पीशीज रिचनेस दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी फाइंड आउट कर रही हूँ। मैं जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जा रही हूँ स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जा रही है, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम आप फिर जैसे यहाँ तक मैंने सपोज किया, देखा मैंने स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ रही है, बट उसके बाद मैं क्या देख रही हूँ कि यदि मैं एरिया भी बढ़ाती हूँ तो जिस तरीके से यहाँ स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ते हुए दिखाई दे रही थी, अब वो बढ़ते हुए नहीं दिखाई देगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की। आप एक एरिया में स्पीशीज डाइवर्सिटी फाइंड आउट करने जाओ और आप स्पीशीज सर्च करने जा रहे हो और आप एरिया को बढ़ाते जा रहे हो, तो आपको स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बट अप टू अ सर्टेन टाइम, क्योंकि आपने वो एरिया एक्सप्लोर कर लिया है, तो अब वही स्पीशीज का रिपीटेशन उसी स्पीशीज के इंडिविजुअल और देखेंगे। स्पीशीज रिचनेस यानी इस एरिया में ABCDEFG, आपने इतना तक का खोजा तो आपको ये सब स्पीशीज मिल गई। अब आप और एरिया बढ़ा रहे हो तो इसी स्पीशीज के जो ऑलरेडी यहाँ पर ये स्पीशीज मिल चुकी हैं उसी के इंडिविजुअल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन नए स्पीशीज अब आपको उस तरीके से बढ़ती हुई नहीं दिखाई देती। तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप यही बोलता है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी एरिया बढ़ाने के साथ
बढ़ती जाती है अप टू अ सर्टन, मतलब एक लिमिट तक ही आप एरिया बढ़ा रहे हो तो आपको स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ते हुए दिखाई देती है, फिर उसके बाद वो जाकर के कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये फाइंडिंग थी, दैट इज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की, जो कि जर्मन थे, जो नेचुरलिस्ट भी थे एज वेल एज जियोग्राफर भी थे। तो उन्होंने इससे ये फॉर्मूला को ड्रॉ किया, log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a। तो यहाँ log s यानी स्पीशीज रिचनेस हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद log c जो है y इंटरसेप्ट होता है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। y इंटरसेप्ट यानी आप जब इससे लाइन डाल रहे हो तो ये इस तरीके से रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, z जो है ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, जिसको कि हम स्लोप ऑफ द लाइन के नाम से भी जानते हैं, रिग्रेशन कॉफिशिएंट या स्लोप ऑफ द लाइन, जिसकी वैल्यू 0.1 से लेकर के 0.2 के बीच में होती है। और a जो होता है दैट इज एरिया होता है। ठीक है, s स्पीशीज रिचनेस हुआ, c जो है y इंटरसेप्ट हुआ, z जो है रिग्रेशन कॉफिशिएंट दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन हुआ, और a जो हो जाता है एरिया हो जाता है। ठीक है, तो log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, और s इज इक्वल टू c a रेज टू द पावर z। ठीक है, यहाँ वही चीज है, c जो है y इंटरसेप्ट, a इज एरिया, z जो है रिग्रेशन कॉफिशिएंट। अब यहाँ पर एक चीज और है, यदि हम एक छोटा एरिया ले रहे हैं, मतलब यदि हम एक मतलब इंडिया का एक पर्टिकुलर पार्ट ले लिया, तब हमने सर्च किया तो हमें इसकी जो z की वैल्यू 0.1 से 0.2 के करीब मिली। मतलब आप कहीं पे भी एक बहुत बड़ा एरिया नहीं, ठीक ठाक एरिया सर्च करने चाहते हो तो z की वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच की मिलती है। लेकिन यदि आप सोचो कि नहीं, मैं पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में या पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में स्पीशीज डाइवर्सिटी को फाइंड करूंगी, तो ये z की वैल्यू जो है, यदि आपने बहुत बड़ा एरिया लिया, लाइक एक पूरी कंट्री ले लिया या आपने एक पूरा कॉन्टिनेंट ले लिया, तो इसकी वैल्यू 0.6 से लेकर के 1.2 के करीब की देखने को मिलती है। और आप सरप्राइज्ड होगे कि आप कहीं का भी एरिया फाइंड आउट कर लो, आपने एक बहुत बड़ा एरिया नहीं लिया हुआ है, बहुत बड़ा एरिया सर्च किया तो अर्थ के किसी भी कोने में चले जाओ तो z की वैल्यू आपको ये देखने को मिलेगी। और यदि एक नॉर्मल एक ठीक ठाक एरिया में स्पीशीज डाइवर्सिटी फाइंड आउट कर रहे हो, चाहे वो फिर टेम्परेट में हो, चाहे फिर वो ट्रॉपिक्स में हो, चाहे कहीं पे भी हो, z की वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में होती है। ठीक है, तो बड़े एरिया में इसकी वैल्यू ये होती है। तो आपको जो ये स्लोप ऑफ लाइन, देखो यहां पर ये स्लोप ऑफ लाइन ये दिखाई दे रही है ना, आप यदि जब बड़ा एरिया करोगे तो ये स्टीप स्लो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको अभी भूल जाओ, ये तो हमने समझ लिया। ठीक है, अब ये मैं बड़ा एरिया कर रही हूं, तो जैसे यहां पर मैंने लिया था ये 5 किलोमीटर स्क्वायर था। ठीक है, ये 10 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर स्क्वायर था। तो अब देखो हमने यहां पर ये 0 किलोमीटर और ये जो है 5 किलोमीटर स्क्वायर है। यदि इसमें हम देख रहे हैं यहां पर 100 स्पीशीज मिल रही है। ठीक है, यहां के केस में ये 200 स्पीशीज मिल रही है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ 5 किलोमीटर स्क्वायर में ही आपको बहुत ज्यादा स्पीशीज देखने को मिल गई। ठीक है ना, मतलब आप इसको स्टीपर कर रहे हो, ढलान को तेज कर दे रहे हो। ये ढलान कम है ना, आप जो स्लाइड बनाते हैं, हम एक स्लाइड इतनी ऊंची है, ऐसे बिल्कुल आपने स्टीपर बना दिया उसको। ठीक है, यहां बैठा तुरंत गिरने का भी डर रहेगा। और नॉर्मली आप बच्चों की स्लाइड देखो तो वो ऐसे कम स्टीपनेस शो करती है। ठीक है, तो छोटा एरिया है तो कम स्टीपनेस है, और यदि यही बड़ा एरिया ले लिया तो आप क्या देख रहे हो, दैट इज ये जो ये यहां पे जा रहा है वो एकदम शार्प इसमें ढलान देखने को मिल रही है। रिग्रेशन कॉफिशिएंट दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन को बढ़ गई, दैट इज 0.6 से 1.2 के बीच में आ गई ये वैल्यू। ठीक है, यानी सिंपल है, यदि आपको दो स्लोप कंपेयर करने दिया जाए कि देयर इज 2 स्लोप, ठीक है, एक ये स्लोप है और एक ये है, तो आप इसकी स्टेपनेस इसमें कम है, इसमें ढलान बहुत ज्यादा है, तो आप ये समझ जाओ कि ये बड़े एरिया में स्पीशीज डाइवर्सिटी को शो कर रहा है। दैट कैन बी रेंज बिटवीन 0.2 से 1.2 एंड दिस इज 0.1 से 0.2। ओके, ये चीज हो गया स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। तो यही है। ठीक है, अब यह देखो नॉर्मल एरियाज के केस में z दैट इज रिग्रेशन कॉफिशिएंट की वैल्यू 0.1 से 0.2, जबकि लार्ज एरिया में इसकी वैल्यू 0.6 से 1.2 की हो सकती है। तो जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, पूरे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखो, डिफरेंट कॉन्टिनेंट के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखो, तो बर्ड्स जो हैं
उनके लिए z की वैल्यू 1.15, फ्रूगीफोरस फ्रूट ईटर बर्ड्स हैं या मैमल्स जो हैं उनकी z की वैल्यू 1 से 1.15 होती है, ठीक है। दैट इज 1.2 से छोटा ही है 1.5 ठीक है, 1.15 1.2 से छोटे ही है ना, दैट इज ओके। तो ये हो जाता है, दैट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। अब हमने जस्ट अभी देखा बेटा, जैसे हम बात करते हैं कि 28,000 टाइप की फिशेज हो गई, 3 लाख के करीबन बीटल्स हैं, या 20,000 टाइप की 20,000 स्पीशीज डाइवर्सिटी है चींटियों में, एंड्स में, ठीक है। 20,000 टाइप के ऑर्किड के प्लांट देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से आप देखते हो कि कितना 10,25,000 के करीबन हमने इंसेक्ट्स देखे, तो 43,000 टाइप के 46,000 टाइप के आपने क्रस्टेशिया देखे, ठीक है। 9,700 टाइप की बर्ड्स देखी। तो इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी अर्थ रख के कर क्या रही है, इतनी बायोडाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस क्या है। तो ओवरऑल ये पता है कि इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से क्या करती है वो तो नहीं मालूम, लेकिन जितनी ज्यादा कोई इकोसिस्टम जितना ज्यादा बायोडाइवर्स होगा वो एक तो उतना ही स्टेबल होता है, जो कि हम इकोसिस्टम में भी पढ़ के आते हैं। और दूसरा मतलब डेविड टिलमान ने एक बहुत लंबे समय तक आउटडोर एक्सपेरिमेंट किए इस चीज को समझने के लिए कि हायर बायोडाइवर्सिटी यानी किसी इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है उसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। तो फाइंडिंग ये थी कि जो डेविड टिलमान का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने यही मतलब देखा गया कि जो इकोसिस्टम जितना ज्यादा बायोडाइवर्स होगा उसकी साल दर साल उसकी प्रोडक्टिविटी जो है हायर होती है और कांस्टेंट बनी रहती है। मान लो एक साल में प्रोडक्टिविटी 20,000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है, ठीक है। अब कुछ फ्लक्चुएशन हुआ, खूब अच्छी और भी अच्छा पानी मिल गया, और भी अच्छी सनलाइट मिल गई, और भी न्यूट्रिएंट मिल गया, तो इट कैन बी रीचेस अप टू 22, ठीक है। या एडवर्स कंडीशन हो गई तो 18-19 हो गई। यानी हम क्या बोलते हैं ना, 19-20 का फर्क होता है प्रोडक्टिविटी में। मोर बायोडाइवर्स इकोसिस्टम मोर प्रोडक्टिविटी शो करते हैं, और वेरिएशन होने पे भी उनकी प्रोडक्टिविटी जो है उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता। दैट इज उनकी प्रोडक्टिविटी जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी रहती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। जबकि जो लेस डाइवर्स होंगे ये लेस डाइवर्स का है। यहां पर मान लो 1,000 बायोडाइवर्सिटी थी, यहाँ 100 की बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पर ये लेस प्रोडक्टिव हो जाएगा, उतना ही बड़ा एरिया है जितना बड़ा एरिया ये है। यहाँ 20,000 का प्रोडक्टिविटी थी, तो यहाँ ये 10 की प्रोडक्टिविटी उतने ही बड़े एरिया में, लेकिन ये लेस डाइवर्स हो गया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ वेरिएशन है क्लाइमेटिक कंडीशन में, बहुत फेवरेबल हो गया तो ये सीधे 15-50% हाई शो कर दिया, और एडवर्स हुआ तो पता चला 2K की प्रोडक्टिविटी रह गई, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन लेस बायोडाइवर्स इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और उसकी प्रोडक्टिविटी भी उतना ही एरिया होने पर कम देखने को मिलती है। जबकि जो कम्युनिटी या जो इकोसिस्टम जितना बायोडाइवर्स होगा वहां पर प्रोडक्टिविटी भी हायर होगी, और कोई क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन होने पे भी प्रोडक्टिविटी में ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिखाई देगी। और यदि कोई एडवर्स कंडीशन में या कोई इन्वेसिव स्पीशीज आ गई जो वहाँ की ओरिजिनल नहीं है, तो इन्वेसिव स्पीशीज का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता मोर बायोडाइवर्स इकोसिस्टम में। जबकि लेस बायोडाइवर्स इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा, आपका जो इन्वेसिव स्पीशीज है वो वहाँ की नेटिव स्पीशीज को हार्म पहुंचाना शुरू कर देगा। कोई एडवर्स कंडीशन हुई तो जनरली उसका कोई इफेक्ट ही नहीं देखने को मिलता बायोडाइवर्स इकोसिस्टम में। लेकिन यदि सपोज कोई इफेक्ट आया, नेगेटिव इंपैक्ट आया भी, बुरा प्रभाव पड़ा भी, तो वो कुछ समय में वापस से अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है, मतलब रेजिलिएंट होती है, जम करके वापस अपने पुरानी स्टेटस को अचीव कर लेती है। जबकि यहाँ पर इनके वाइप आउट होने तक का खतरा हो सकता है लेस डाइवर्स है तो, ठीक है। तो यानी ओवरऑल हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी है, जितनी बायोडाइवर्सिटी उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी में फ्लक्चुएशन क्लाइमेटिक चेंजेस पे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। क्लाइमेटिक चेंजेस में यदि कुछ हार्म हुआ तो वो कुछ दिनों में रेजिलिएंट होती है मोर बायोडाइवर्स कम्युनिटी, दैट इज अपने पुराने रूप में वापस आके खड़ी हो जाती है, और इन्वेसिव स्पीशीज का कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता बायोडाइवर्स इकोसिस्टम में, ठीक है। ये चीज ये भी क्लियर है कि ये रिजल्ट तो मिलते हैं, लेकिन ये किस तरीके से यहाँ स्पीशीज इंटरेक्शन क्या काम करके प्रोडक्टिविटी वगैरह को फ्लक्चुएट नहीं होने देता, या इन्वेसिव स्पीशीज के इफेक्ट को नहीं आने देता, या तुरंत फिर से क्यों वापस से एडवर्स कंडीशन होने के बावजूद वो खड़ा हो जाता है, वापस अपने पुरानी स्टेटस को अचीव कर लेता है, ये क्यों होता है इसका आंसर नहीं है। लेकिन मोर बायोडाइवर्स कम्युनिटी या इकोसिस्टम है तो आप ये चीज 3 कारण 3 उसके रिजल्ट तो जरूर देखते हो, ठीक है।
अब पॉल एहरलिख का जो है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, तो पॉल एहरलिख जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने उन्होंने क्या किया, इकोसिस्टम को कंपेयर किया किससे, एरोप्लेन से। एरोप्लेन को कंपेयर किया इकोसिस्टम से। जैसे एरोप्लेन में जो स्क्रू होते हैं, रिवेट होते हैं, स्क्रू होते हैं, वैसे इकोसिस्टम में स्पीशीज है, स्पीशीज से मिलकर के इकोसिस्टम बना है। और इसी तरीके से एरोप्लेन के डिफरेंट पार्ट को रिवेट ने, दैट इज स्क्रू ने जोड़ करके एरोप्लेन को बनाया हुआ है। अब ये बोलते हैं कि ये रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में रिमूवल ऑफ रिवेट बाय पैसेंजर, अब जो एरोप्लेन में यात्रा कर रहे हैं वो पैसेंजर बदमाश टाइप के, उन्होंने स्क्रू खोलने शुरू कर दिए। ठीक है, अब इसको जैसे एरोप्लेन के अंदर सीट का स्क्रू खोलेंगे तो शुरू में कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, फिर उसके बाद उन्होंने विंडो के स्क्रू खोलने शुरू किए। और भी बदमाश लोग थे, जाकर के विंग का, जो एरोप्लेन है उसके विंग के स्क्रू खोल दिए। तो विंग तो कितना जरूरी है इसके फ्लाई करने के लिए, सबको मालूम है। ठीक है, इंजन के स्क्रू खोलना शुरू कर दिया। तो शुरू में जब उन लोग बदमाशी कर रहे थे तो एरोप्लेन की फ्लाइंग में कोई अंतर नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब उनकी बदमाशियां बढ़ती गई, दैट इज विंडो खोल दी, ठीक है, उसके स्क्रू खोल करके विंडो हटा दिया, तो बाहर और अंदर के एयर प्रेशर में डिफरेंस आ गया। विंग तो एरोप्लेन फ्लाई नहीं करेगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारे ग्लोबल डाइवर्सिटी है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है, अब ऐसी है हमारी हरकतें वही है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन वही है। हम अपने लालच से एक मतलब इस जो बायोडाइवर्सिटी है उनके हैबिटेट को खत्म कर रहे हैं या ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। किसी का ब्लबर चाहिए, किसी का फैट चाहिए, किसी को हमें मार के खाना है, कुछ भी कर रहे हैं। कुछ इन्वेसिव स्पीशीज हम इंट्रोड्यूस करके नेटिव स्पीशीज के लिए खतरा बना रहे हैं। तो हमारी हरकतें जो हैं बिल्कुल वही बदमाश पैसेंजर की हैं जो एरोप्लेन में जिन्होंने बात की कि हम धीरे धीरे एक एक स्पीशीज को कर रहे हैं। अभी शुरुआत में क्या होता है, एक एक स्पीशीज का एलिमिनेशन, एक्सटिंक्शन जो है ज्यादा नुकसान नहीं दिखाई देता इकोसिस्टम में, लेकिन आप धीरे धीरे, आप जैसे 100 स्पीशीज हैं कहीं किसी इकोसिस्टम में, आपने पहले 2-4 निकाली, कुछ नहीं हुआ, पर आपकी बदमाशियां बढ़ती जाएगी और आपने सपोज उस इकोसिस्टम से 50 स्पीशीज को खत्म कर दिया, तो फिर तो वो इकोसिस्टम जो है उसका बैलेंस बना ही नहीं रह सकता। वो इकोसिस्टम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने की कैटेगरी कि उस नौबत पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हम एक की स्टोन स्पीशीज के भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि लॉस ऑफ की रिवेट, लॉस ऑफ की स्पीशीज फ्रॉम द की रिवेट, यानी जैसे विंग के या विंडो के या इंजन के हमने स्क्रू निकाले तो क्या होगा, एरोप्लेन फ्लाई कर पाएगा नहीं। वैसे हर एक इकोसिस्टम में कुछ की स्टोन स्पीशीज होती हैं जिनका इंपैक्ट और उस इकोसिस्टम में और अदर स्पीशीज के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। जैसे कि जस्ट ये एक ग्रास लैंड है और यहाँ पर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में एलिफेंट है, ठीक है, एलिफेंट आएंगे। अब ये फॉरेस्ट, ये हो गया क्या, दैट इज ग्रासलैंड है और ये फॉरेस्ट है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जोन जो होता है वो क्या कहलाता है, इकोटोन। इकोटोन ट्रांजिशनल जोन होता है बिटवीन 2 बायोम, ठीक है। यहां पर क्या होगा, आपको ग्रासलैंड की भी स्पीशीज देखने को मिलेगी, आपको फॉरेस्ट की भी स्पीशीज देखने को मिलेगी और कुछ यहाँ की यूनिक होंगी, ठीक है। तो इसको हम एज इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ये फॉरेस्ट में जो एलिफेंट है वो आएंगे इधर, जो इधर की किनारे की, मतलब सभी पेड़ों को, ऐसा नहीं है वो पेड़ों को तोड़ते रहेंगे, तो क्या होगा, ये आए इन पेड़ों को उखाड़ दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जैसे सीड वीड डिस्ट्रीब्यूट पहले भी, तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो यहीं तक अपनी लिमिटेशन को पहचान रहा है। यदि एलिफेंट को आप हटा दोगे तो क्या होगा, फिर ट्री यहाँ ग्रो करते जाएंगे और ग्रासलैंड इकोसिस्टम को खत्म कर देंगे। तो दैट इज वहां पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम बनाए रहे तो उसके लिए एलिफेंट रोल प्ले कर रहा है। एलिफेंट के हटने पे क्या देखा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है खतरे पे आ गया। वैसे ही आप देख रहे हो ये तालाब है, तालाब में क्रोकोडाइल है, तालाब सूख गया है तो क्रोकोडाइल चलेगा तो गड्ढे बनेंगे। तो आपको मालूम है ना, जैसे गड्ढा खोदो कहीं, पानी कोई वाटर बॉडी है उसके आसपास कहीं गड्ढा खोदो तो उसमें पानी आ जाता है। तो क्रोकोडाइल चला तो पानी ऊपर तो सूख गया, लेकिन चला तो ये गड्ढा बन गया, पिट बन गया और उसमें पानी है, तो उस समय फिश यहाँ रह करके गुजारा कर लेंगी। अब आपने यहाँ से क्रोकोडाइल को हटा दिया तो क्या होगा, गड्ढे नहीं बनेंगे और जितनी भी मछलियां हैं वो मर जाएंगी। तो इस इकोसिस्टम से का तो हिसाब किताब, मतलब काम लग गया कहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है वही ये बोल रहे हैं कि जैसे लॉस ऑफ की रिवेट, जैसे कि विंग्स की हुआ, इंजन की रिवेट्स स्क्रू हटाए, वैसे लॉस ऑफ की स्पीशीज फ्रॉम द इकोसिस्टम डेंजरस फॉर द इकोसिस्टम, ठीक है, ये चीज हो जाता है। ओके, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अब हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो सिंपल सा है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज
ठीक है, यही जो है रेड डेटा बुक को भी पब्लिश करता है। तो रेड डेटा बुक में वर्ल्ड वाइड कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्शन पे हैं या कितनी थ्रीटन्ड हैं, कितनी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ये सब चीज़ों का डेटा वर्ल्ड वाइड भी पब्लिश करते हैं और कंट्री वाइड भी पब्लिश करते हैं। ठीक है, और IUCN हमने पहले भी बात की, 2000 IUCN जो है दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको कि राइट नाउ WCU वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। IUCN को इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में, और यही जो है रेड डेटा बुक को पब्लिश करते हैं। ओके, अब इनके जो 2004, ये देखो, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि हमारी NCERT 2005 या 2006 के टाइम पे ही लिखी हुई है। ठीक है, तो उस समय जो पब्लिश हुआ है तो उसमें उन्होंने ये बताया 2004 में जब रेड डेटा लिस्ट पब्लिश हुई तो लास्ट 500 ईयर में टोटल 784 स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसमें से 359 जो है इनवर्टिब्रेट हैं और 338 वर्टिब्रेट हैं और 87 प्लांट है। ठीक है, ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और अलोन 25, ये कहाँ 500 साल की बात हो रही है, और कहाँ 25 साल में देखो तो 27, ये तो डॉक्यूमेंटेड है। एक्चुअली तो कितनी हुई होंगी, 70 लैक्स हैं, तो कितनी हुई होंगी तो भगवान ही मालिक है। ठीक है, तो 25 साल में 27 स्पीशीज का डिसअपियरेंस या एक्सटिंक्शन हो चुका है। ठीक है, रिसेंट एक्सटिंक्शन की बात करो, जस्ट मिनट, रिसेंट एक्सटिंक्शन की बात करो तो आप देखते हो रिसेंट एक्सटिंक्शन की बात करो तो मॉरिशस से डोडो, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के कारण, हैबिटेट लॉस के कारण डोडो एक्सटिंक्ट हो गया। क्वागा अफ्रीका से, ठीक है, थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया से, थाइलेसिन दैट इज तस्मानियन वुल्फ मार्सुपियल है। ठीक है, स्टीलर सी काऊ रशिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। और टाइगर की 3 सब स्पीसीज बाली, जावा एंड कैस्पियन, ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो अगेन यहां पर हम इसको एक बार रिकॉल ले रहे हैं। लास्ट 500 सालों में यदि हम देखें 784 स्पीशीज गई हैं, तो सिर्फ 25 साल में 27 स्पीशीज का एक्सटिंक्शन देखने को मिला है। 784 में 359 इनवर्टिब्रेट हैं, 338 वर्टिब्रेट है और 87 प्लांट्स हैं। और रिसेंट एक्सटिंक्शन डोडो ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन या हैबिटेट लॉस के कारण। ठीक है, क्वागा अफ्रीका से, थाइलेसिन तस्मानियन वुल्फ ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सी काऊ रशिया से, और टाइगर की 3 सब स्पीशीज बाली, जावा एंड कैस्पियन जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, यदि अभी हम देखें तो ये 2004 की बात है ना, यदि हम देखें तो 15,500 स्पीशीज को एक्सटिंक्शन का खतरा है। ठीक है, जिसमें से जितनी भी बर्ड स्पीशीज है जो 9,700 है, उसकी 12% जो है बर्ड स्पीशीज को एक्सटिंक्शन का है। तो 23% मैमल्स को एक्सटिंक्शन का खतरा है, 32% एम्फीबियंस को, और 31% ऑल जिम्नोस्पर्मिक स्पीशीज को एक्सटिंक्शन का खतरा है। प्रेजेंटली जो चल रहा है वो 6th मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, जो कि मेनली जो है बहुत तेजी से यहाँ पर स्पीशीज का एक्सटिंक्शन में देखने को मिल रहा है। और 6th मास एक्सटिंक्शन के लिए एंथ्रोपोजेनिक दैट इज ह्यूमन एक्शन रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज ऑफ देयर ग्रीडीनेस, कि हम फॉरेस्ट को या किसी भी ग्रासलैंड को या मतलब कोई भी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री और खेतों के लिए या वट एवर ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ है। ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ से ज़्यादा जो है ग्रीडीनेस जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। तो प्रेजेंटली 6th मास एक्सटिंक्शन जो है चल रहा है। और मतलब सिंपल है, 6 मास एक्सटिंक्शन है तो डेफिनेटली 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, लेकिन वहां पर एंथ्रोपोजेनिक एक्शन नहीं था। डायनासोर जो कि क्रिटेशियस पीरियड में विलुप्त हुए हैं, एक्सटिंक्ट हुए हैं, तो वो जो है 5th मास एक्सटिंक्शन में उनका एक्सटिंक्शन हुआ है। ठीक है, और सिंपल है बेटा, स्पीशीज का एक्सटिंक्शन चलता रहता है। जो स्पीशीज अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाती वो एक्सटिंक्ट होती है। तो यदि आप अर्थ की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में देखें तो बहुत सारी स्पीशीज बनती रहती हैं, स्पेशिएशन होता रहता है, और जो अब प्रेजेंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो स्पीशीज अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाती वो एक्सटिंक्शन चलता रहता है। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन ने इस एक्सटिंक्शन को 100 से 1000 टाइम एक्सेलरेट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमने देखा। देन हाँ, अब बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के कारण क्या है, किन कारणों से हमें इतनी तेजी से
बायोडाइवर्सिटी खत्म होते हुए दिखाई दे रही है, तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है। हैबिटेट यानी जिसके जो रहने की जगह है उसको ही खत्म करोगे तो वो बेचारा रहेगा कैसे, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि इस फ्लैट से उस फ्लैट में शिफ्ट हो गया, हर एक का अपना एक इकोलॉजिकल निशे है। यदि आप कोई ऑर्गेनिज्म एनिमल एक फॉरेस्ट में रह रहा है, यदि आपने उस फॉरेस्ट को ही खत्म कर दिया तो वो कहाँ जा सकेगा। वो माइग्रेटरी बर्ड तो हर कोई होता नहीं कि दूसरी जगह चले जाए, उसका हैबिटेट लॉस हुआ, वो भी खत्म हुआ, ठीक है। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक इतने बड़े एरिया में फॉरेस्ट था, हमने किसी तरीके से यहाँ पर रोड निकाल दी, ठीक है। अब जो माइग्रेटरी बर्ड हैं या मैमल्स हैं वो उनको अपना लाइफ स्पान कंप्लीट करने के लिए बहुत बड़े बड़े एरिया चाहिए। अब आपने इसको इस एरिया जो पहले एक ही था, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इस पार्ट में और उस पार्ट में ओवर कंपटीशन भी हो सकता है या व्हाटएवर किसी भी रीजन से यदि आपने उसके रहने की जगह को तोड़ा मरोड़ा कुछ भी किया तो वो स्पीशीज एंडेंजर्ड मतलब खतरे में आ सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो जैसे आप सिंपल देखते हो वेल का ब्लबर के लिए वेल की किलिंग करते हैं, या हाथी दांत के लिए हाथियों को मारा जाता है, या आप देखो जैसे स्टीलर सी काऊ को देखोगे तो स्टीलर सी काऊ के ब्लबर के लिए उसके मीट के लिए उसको ओवर एक्सप्लॉयट किया गया, अल्टीमेटली वो खत्म हो गई, ठीक है। तो इतनी ज्यादा से रशियन ट्रूप स्टीलर सी काऊ की इतनी ज्यादा हंटिंग करते थे कि उनको उतना ब्रीडिंग टाइम भी नहीं मिल पाता था, तो धीरे धीरे वो कंप्लीटली एलिमिनेट ही हो गई, ठीक है। एलियन स्पीशीज इन्वेशन, जैसे कि हम देखते हैं अफ्रीका से लेंटाना आया है, यूरोप से पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस दैट इज गाजर घास कैरेट ग्रास आई, या हम अभी देख रहे हैं अफ्रीकन कैटफिश दैट इज क्लेरियास को इंट्रोड्यूस किया है। तो ये सब जो है हमारे नेटिव स्पीशीज जो एक्चुअली हमारे इंडिया में शुरू से रहती हैं उनके लिए खतरा बन गई हैं, ठीक है, क्योंकि जो इन्वेसिव स्पीशीज होते हैं उनके कोई प्रीडेटर या कॉम्पिटिटर नहीं होते हैं, जिसके कारण वो बेलगाम ग्रोथ करती हैं और नेटिव स्पीशीज के को रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं करने देती हैं और अल्टीमेटली हमारी नेटिव स्पीशीज खतरे में आ जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा को एक्सटिंक्शन, तो को एक्सटिंक्शन जैसे कि हम को इवोल्यूशन देखते हैं, जब हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ा तो वहां पर हमने ओफायरस स्पेक्युलम दैट इज मेडिटेरेनियन ऑर्किड का जो ऑर्किड फ्लावर का जो पॉलिनेटर है वो कोल्पा को देखा था। तो हमने देखा था कि कोल्पा जो है ऑर्किड फ्लावर के एक पेटल को फीमेल कोल्पा समझता है, क्योंकि वो पेटल फीमेल कोल्पा के ही समान दिखाई देता है और उससे आके एक्ट ऑफ कॉपुलेशन करता है और इस प्रोसेस में वो उस फ्लावर को पॉलिनेट करता है। मान लो, ठीक है, कोल्पा खत्म हो गया, ठीक है, कोल्पा खत्म हो गया तो ये ओफायरस स्पेक्युलम ऑर्किड भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका पॉलिनेटर ही खत्म हो गया जो उसमें उसके सीड प्रोड्यूस करवाता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता, अल्टीमेटली सीड बनता, सीड जमीन में लगता, एक नया ऑर्किड प्लांट बनता। तो जहां पर होस्ट स्पेसिफिसिटी है, तो हमने पैरासिटिज्म में भी बात की थी और म्यूचुअलिज्म में भी बात की थी कि यदि होस्ट स्पेसिफिसिटी है, या आप जैसे कि आप देखते हो फाइकस ब्लास्टोफेगा से या युक्का जो है प्रोनुबा मॉथ से पॉलिनेट होता है, तो यदि इनमें से कोई भी पॉलिनेटर या प्लांट एक्सटिंक्ट होता है तो अपने आप ही, या प्लांट एक्सटिंक्ट हुआ तो पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा था प्रोनुबा दैट इज टेजिटिकुला मॉथ जो है वो युक्का फ्लावर में एग ले करता है, वैसे ब्लास्टोफेगा जो है फाइकस के हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में एग ले करता है, ठीक है। कोल्पा जो है ऑर्किड फ्लावर को ओफायरस स्पेक्युलम को पॉलिनेट करता है। तो दैट इज यदि इन दोनों में से, इन जोड़ियों में से एक भी खत्म होगा तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा। तो को इवोल्यूशन और को एक्सटिंक्शन की कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, ठीक है। ये चीज हुआ। तो ये चार कारण है जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कॉज है जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का हो रहा है दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। रहने की जगह हटा दो, वो स्पीशीज अपने आप ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है ये प्लांट और एनिमल के एक्सटिंक्शन का, ठीक है। आप देख रहे हो कि जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, एक टाइम में 14% अर्थ के 14% एरिया में अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से नाउ इट बिकम 6%। यदि आज की डेट में, ये 2005 और 6 का डेटा है, आज की डेट में आप गूगल सर्च करो तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हार्डली 1 to 2% बचे हुए हैं, ठीक है। देन ये और इनको काटा क्यों गया है, दैट इज कॉलोनाइजेशन के लिए काटा गया है और सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए कि खेत बनाओ सोयाबीन उगाओ, ठीक है। लार्ज हैबिटेट जब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में किए जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटी के, तो माइग्रेटरी बर्ड और मैमल की लाइफ स्पान को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद एलियन स्पीशीज इन्वेशन देखते हैं। तो एलियन स्पीशीज इन्वेशन अनइंटेंशनली यानी गलती से भी हो सकता है और जानबूझकर भी हो सकता है, डेलिबरेटली भी हो सकता है।
तो अनइंटेंशनली डेलिबरेट इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन स्पीशीज या एलियन स्पीशीज जो कि इंडिजीनियस स्पीशीज के लिए खतरा बन जाती हैं। तो हमारे इसमें हम जैसे एक एग्जांपल दिया है नाइल पर्च, ठीक है। अब ईस्ट अफ्रीका के लेक विक्टोरिया में इसको जब ये नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि एक्चुअली ईस्ट अफ्रीका की इन्वेसिव, ईस्ट अफ्रीका की नेटिव नहीं थी, वहाँ के लिए वो फॉरेन थी, फॉरेनर थी, इन्वेसिव स्पीशीज थी। तो उसके कारण हमने देखा कि 200 सिक्लिड फिश जो कि वहाँ की नेटिव थी, सिक्लिड फिश एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। कैरेट ग्रास, पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस, लेंटाना, वाटर हाइसिंथ जो कि एक्वेटिक वीड है, ये सब जो है हमारी नेटिव स्पीशीज के लिए क्या है, खतरा बन चुके हैं। क्लेरियास गैरीपाइनस, क्लेरियास गैरीपाइनस जो कि अफ्रीकन कैटफिश है, वो हमारी जो देशी मागुर क्लेरियास जो फिश है उसके लिए खतरा बन चुकी है, ठीक है। तो ये दो कारण हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो यानी बहुत ज़्यादा हंटिंग कर दो या उसके बहुत ज़्यादा ब्लबर वगैरह के लिए मार दो। तो एक्सप्लॉयट करना, ओवर एक्सप्लॉयट करना नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, हमारी जितनी नीड है उससे ज़्यादा हम उनको मारना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पिजन जो है ये भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण खत्म हुए हैं, ठीक है। अभी आज की डेट में जो कई सारी मरीन फिशर्स की ओवर हार्वेस्टिंग या मतलब बहुत ज़्यादा उनको कैच किया पकड़ा जा रहा है, तो एक टाइम हो सकता है कई सारी मरीन फिशर्स भी जो है एक्सटिंक्ट हो जाए। और इसी तरीके से को एक्सटिंक्शन में तो हमने देखा कि किस तरीके से व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विथ इट इन ऑब्लिगेटरी वे आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। जो जब होस्ट मतलब जैसे कि हमने देखा युक्का वाला केस देखा या फाइकस वाला देखा या कोल्पा वाला देखा, एक खत्म तो दूसरा भी खत्म। तो वही है, को इवोल्यूशन भी देखते हो तो को एक्सटिंक्शन भी हमें देखने को मिलता है। होस्ट फिश स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, पैरासाइट बिकम, जैसे कोई जैसे एक्टोपैरासाइट है कोई फिश पे, यदि वो फिश खत्म हुई तो उसका उस पे जो एक्टोपैरासाइट है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है। प्लांट पॉलिनेशन म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल तो हम 2-3 बार अभी में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं अभी यहाँ पर हाँ एक चीज और है अभी हम जब ये आज की डेट की बात करें तो देखो हमें पता है कितना 17 to 18 लैक्स जो है वो क्या है हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमें पता है, ठीक है। हम देख रहे हैं एवरी डे 24 स्पीशीज जो हैं पर डे 24 स्पीशीज पर डे एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। इसको मल्टीप्लाई करोगे 24 को 365 से तो कितना आएगा, सम 8,000, मैंने कैलकुलेट करके रखा है, अभी अपन कैलकुलेशन में टाइम नहीं, 8,700 समथिंग राउंड फिगर में ले रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन में 24 स्पीशीज खत्म हो रही है, तो एक साल में कितनी खत्म हो जाएंगी, दैट इज 8,700 स्पीशीज खत्म हो जाएंगे एक साल में। हमारे पास टोटल स्पीशीज सपोज 17 लैक्स का डेटा लेते हैं, हमारे पास टोटल स्पीशीज 17 लैक्स हैं पर डे। यदि हम 24 स्पीशीज पर डे एक्सटिंक्शन देख रहे हैं तो एक साल में कितनी खत्म हो जाएंगी, 8,700 स्पीशीज खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो यदि यही एक्सटिंक्शन चलता रहा तो 100 साल में 100 ईयर्स में कैसे कैलकुलेट करोगे, 100 साल में जो आज जो 17 लाख स्पीशीज हैं वो बचेंगी कितनी, 8.5 लाख, और 200 ईयर दैट इज अराउंड 195 ईयर में पूरी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो चुकी होगी यदि हमने इस जो स्पीशीज लॉस को नहीं रोका। तो यहां सीधे से आप ये फाइंड आउट सॉरी आप 17 लाख करो, 1.7 मिलियन को डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे, 8,700 से, तो आपका आएगा 195, यानी 1.7 मिलियन यानी 17 लाख स्पीशीज जो हैं, और यदि उसमें से हर एक साल 8,700 स्पीशीज खत्म हो रही है एक साल में, तो 195 साल में ये पूरी की पूरी खत्म हो जाएंगी। यानी 195 को आप राउंड फिगर में लो 200 को आधा हुआ 100, तो 200 साल में पूरी खत्म हो रही है, तो 100 साल में आधी स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। ये जो एक्सटिंक्शन है वो 0.5% के रेट से चल रहा है, ठीक है, 0.5% के रेट से एक्सटिंक्शन चल रहा है। और ये तो हम 17 लाख स्पीशीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, 17 लाख स्पीशीज जो जिन्हें हमने जाना है। और यदि रॉबर्ट मे की कॉन्सेप्ट लेते हैं, 70 लाख स्पीशीज मान रहे हो, तो पर डे जो है 3,500 स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ठीक है। यदि 17 लाख में 25 स्पीशीज 24 स्पीशीज पर डे, तो ये आप 70 लाख में ले लो, दैट इज ये डेटा जो है इतना पहुंच जाता है, ओके। तो यही चीज है। तो यहाँ कुछ चीज ये जो एनसीईआरटी लिखती है
उस चीज़ को समझना कि क्यों लिख रही है कि हाँ 100 साल में आधी स्पीशीज बचेगी। उसका कारण, उसका कैलकुलेशन ये है कि 17 लाख आप मानो उसको, और पर डे में 24 स्पीशीज का एक्सटिंक्शन देख रहे हो, एक साल में 8700 का एक्सटिंक्शन देखोगे, तो आप 17 लाख को डिवाइड करो 8700 से, तो 195 साल में पूरी स्पीशीज एलिमिनेट हो जाएंगी। तो 195 राउंड फिगर लिया हमने, 200 का आधा हुआ 100, तो 200 साल में पूरी खत्म हो रही है, तो 100 साल में आधी खत्म हो जाएंगी। ओके, दैट इज। अब यदि देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है, यहां पर हमने 2 सब टॉपिक में हमें ये टॉपिक को कंप्लीट करना था, और ये 2 सब टॉपिक थे। पहला था दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़ा। अब ये जो सेकंड सब टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है, 3 ग्रुप हैं जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस को बताते हैं। सबकी अप्रोच अलग अलग है। अल्टीमेटली कोई भी अप्रोच लो, लेकिन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर लो, ठीक है। तो जैसे नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट है एक, और एक दूसरा जो है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट है, और तीसरा जो है इथिकल आर्ग्यूमेंट है। तो नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट इसलिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहता है कि बायोडाइवर्सिटी से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ऑलमोस्ट हम मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम बायोडाइवर्सिटी से तो ऑब्टेन कर रहे हैं। हम कोई मार्स में तो जा नहीं रहे, या कोई वीनस प्लेनेट में नहीं जा रहे हैं चीज़ें लेने के लिए। जो कुछ है वो ये हम अर्थ से ही ले रहे हैं। तो इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना जरूरी है। मतलब सिंपल देखो, नैरो यूटिलिटेरियन का कॉन्सेप्ट, मतलब उनकी अप्रोच है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे हम यहाँ से फूड ऑब्टेन करते हैं, यहीं से हम फायरवुड ऑब्टेन करते हैं, यहीं से हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहीं से मिलता है डिफरेंट। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो कॉटन कहाँ से मिलता है, बायोडाइवर्सिटी से मिलता है। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब आप देखो, जो जितनी भी मतलब मेडिसिन है उसमें 25% जो मेडिसिन है वो 25,000 प्लांट स्पीशीज से डिराइव की जा रही हैं, ठीक है। ये तो हमारा नॉलेज सीमित है, लिमिटेड नॉलेज है। अदरवाइज बायोडाइवर्सिटी में हमारी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा हुआ है। यदि आज की डेट में हम कोई से भी, मतलब यदि आप ट्राइब्स के ही नॉलेज को, आदिवासियों के नॉलेज को ही कंसिडर कर लो ना, उनके पास इतना नॉलेज होगा कि किस प्लांट को क्या करने से क्या चीज़ ठीक हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज, ये तो हम 25% जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो 25,000 प्लांट स्पीशीज से ऑब्टेन कर रहे हैं। बट फैक्ट है, ये सच्चाई है कि हमारी हर एक समस्या का सॉल्यूशन जो है इन बायोडाइवर्सिटी में है। दैट इज, हम जब बायो प्रॉस्पेक्टिंग की बात करते हैं ना, तो यही बायोडाइवर्सिटी में अपने सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना जो होता है। मतलब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे किस काम आ सकते हैं, ये सब चीज़, नए नए मॉलिक्यूल्स को प्लांट बायोडाइवर्सिटी में फाइंड आउट करना और उससे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड बायो प्रॉस्पेक्टिंग। नए मॉलिक्यूल्स को सर्च करना जो कि हम हम कमर्शियली यूज कर सके, ठीक है। तो दैट इज सिंपल सा है, ये फैक्ट है बेटा कि अपनी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है दैट इज जो हमारी सराउंडिंग में बायोडाइवर्सिटी है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो नैरो यूटिलिटेरियन है वो इस बात के लिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, तो वो जो है एनवायरनमेंट, वो इसलिए बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि एक जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें बहुत सारे इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। जैसे सिंपल देखो, अमेजॉन फॉरेस्ट जो कि एक टाइम में अर्थ के 14% में था, 2004-5 तक ये 6%, एंड राइट नाउ देखें तो ये 1 या 2% हार्डली बचा होगा। तो अमेजॉन फॉरेस्ट जो है मतलब अर्थ में जितनी भी फोटोसिंथेसिस होती है उसका से रिलीज होने वाली ऑक्सीजन का 20% जो है अकेले अमेजॉन कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ऑक्सीजन साइक्लिंग में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इस वजह से हम अमेजॉन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें मालूम है पॉलिनेशन, ठीक है, प्लांट पॉलिनेटर का रोल हमें मालूम है कि प्लांट को भी समझ में आ गया था कि एबायोटिक एजेंसीज को रखेंगे तो पॉलिनेशन की कोई गारंटी नहीं है। तो अधिकतर प्लांट्स जो होते हैं उन्होंने बायोटिक फैक्टर को पॉलिनेटिंग एजेंसीज के रूप में रखा है। और यदि, ठीक है, तो ये एक इकोसिस्टम सर्विसेज है कि पॉलिनेशन होता है, फिर मतलब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन होता है, देन अल्टीमेटली सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड से नए प्लांट बनते हैं। उन सीड्स का हम वेरियस यूजेस करते हैं, जैसे सारे सीरियल्स जो हैं वो बेसिकली मतलब कैरियोप्सिस फ्रूट ही हैं, ठीक है।
तो ये प्लांट पॉलिनेशन जो है वो भी प्लांट पॉलिनेटर के रूप में भी हम देखते हैं, वो एक इकोसिस्टम सर्विसेज है। तीसरा हम देखते हैं, सिंपल है, आप कहीं नेशनल पार्क घूमने जा रहे हो या कोई बायोस्फीयर रिजर्व देखने जा रहे हो, जूलॉजिकल पार्क देखने जा रहे हो, तो वो एक एस्थेटिक वैल्यूज प्लेजर भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सुंदरता, जो सीनरीज हमें देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप कोई सीनरी, कोई सुंदर सा सीन क्रिएट कर सकते हो क्या विदाउट एनी बायोडाइवर्सिटी? नेवर, ठीक है। तो दैट इज सिंपल सा है। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन जो है इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो बोलते हैं हमें ये बायोडाइवर्सिटी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है, प्लांट पॉलिनेशन होता है एंड एस्थेटिक प्लेजर भी मिलता है। इसके अलावा इथिकल जो है वो बिल्कुल मॉरल ड्यूटी बोलते हैं। सिंपल है, जैसे अर्थ में हम बोलते हैं, जो हमने जानी है, दैट इज 17 से 18 लाख बायोडाइवर्सिटी है। तो क्या क्या अर्थ पे केवल हमारा ही हक तो नहीं है ना, जितने भी और भी बायोडाइवर्सिटी है अर्थ के, वो भी रेसिडेंट है, उनका भी उतना ही हक है अर्थ पे। तो हमें मतलब सिंपल सा है, हमें अपनी क्योंकि हम ही नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, 6th मास एक्सटिंक्शन जो हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन हो रहा है। तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम यहाँ पर आज सबसे इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म के रूप में है अर्थ में, तो हम दूसरों को खराब नहीं करें, दूसरी बायोडाइवर्सिटी को खत्म नहीं करें, बल्कि उसको प्रोटेक्ट करें और इसको एज इट इज, इस लिगेसी को हम आगे वाली जनरेशन को के लिए सेव करके रखें, ठीक है। तो ये मॉरल ड्यूटी के बारे में बात करते हैं कि मॉरल ड्यूटी टू सेव प्लांट एनिमल एंड माइक्रोब्स एंड इस माइक्रोब्स स्पीशीज पास ऑन बायोलॉजिकल लिगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन ये माइक्रोब्स का आ गया, तो मतलब सिंपल है, जैसे अभी हमने जो यूकैरियोट्स हैं उनकी डाइवर्सिटी को तो फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स की कितनी डाइवर्सिटी होगी ये अभी भी हमें पता नहीं है। क्योंकि जब हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं ना, तो हम सिंपल है, जैसे एनिमल के केस में हेयर प्रेजेंट, ईयर प्रेजेंट, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट, टेल प्रेजेंट, ये सब चीजें देखते हैं। प्लांट्स में टेंड्रिल है, किस तरीके का फ्लावर है, फ्लावर में कितने पेटल हैं, ये सारी क्राइटेरिया हम क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन एक सिंगल सेल जो बैक्टीरिया है, जो कि एक सिंगल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसमें तो इस तरीके के मॉर्फोलॉजिकल फीचर या ये सब चीजें दिखते नहीं है। जब हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हैं उनको नोट कर लेते हैं, उसको फीड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक प्रोकैरियोटिक सेल में क्या देखोगे, एक सेल है, उसमें तो इस तरीके के कोई मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स या एनाटॉमिकल फीचर्स नहीं है। तो हमारे पास वो तकनीकें ही नहीं है, टेक्निक्स ही नहीं है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रोकैरियोट्स की बायोडाइवर्सिटी को फाइंड आउट कर सकें, जो कि डेफिनेटली यदि हम उनके केमिकल प्रोडक्ट, बायोकेमिकल प्रोडक्ट या मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो माइक्रोब्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, उनकी ही बायोडाइवर्सिटी हमें मिलियंस में देखने को मिल जाएगी, ओके। तो ये जस्ट यहाँ बात याद आ गई। तो दैट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के रीजन 3 हैं, 3 ग्रुप है, 3 तरीके के। भाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मिलता है, दूसरा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन बोलता है कि दैट इज ये हम इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, एस्थेटिकल प्लेजर देते हैं। तो इस वजह से, और इथिकल की हमारी ड्यूटी बनती है, केवल हम ही अर्थ के रेसिडेंट नहीं है, बल्कि पूरे जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो अर्थ की रेसिडेंट है, तो उन सभी को प्रोटेक्ट करना हमें जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद जो है, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। तो कई सारी, मतलब जैसे यदि आप देखो, इतनी सारी स्पीशीज को हमने एंडेंजर बना दिया है और इतनी सारी स्पीशीज वेट कर रही हैं कि हमें सुरक्षित, हमें कंजर्व कर लो। तो जितनी बायोडाइवर्सिटी आज की डेट में एक्सटिंक्शन के कगार पर है, उतनी बायोडाइवर्सिटी को हम सेव कर सके, क्योंकि उनको सेव करना है आइदर एक्स सिटू कंजर्वेशन या इन सिटू कंजर्वेशन। बहुत रिसोर्सेज चाहिए, तो दुनिया के पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है। हमने खतरे में तो बहुत को डाल दिया, लेकिन हमारे पास अब कोई तौर उतना रिसोर्सेज, उतनी फंडिंग्स नहीं है कि हम उन सब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। फिर भी दैट इज यहाँ पर दो टेक्निक है जिसके थ्रू हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, एक एक्स सिटू कंजर्वेशन है और एक इन सिटू कंजर्वेशन है, ठीक है। तो पहले हम इन सिटू कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो इन सिटू कंजर्वेशन में जो ऑर्गेनिज्म, जो बायोडाइवर्सिटी जहाँ है वहीं पर उसको जाके कंजर्व कर दो, उसको वहाँ से शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। जबकि एक्स सिटू कंजर्वेशन में यदि कोई बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे मिल रही है,
ठीक है, वो उसका नेचुरल हैबिटेट यहाँ पे है, तो हम यहाँ क्योंकि ये इंडेंजर्ड हो रही है, इसको खतरा है, ये विलुप्त हो सकती है, तो यहाँ से निकालेंगे और कहीं प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रख देंगे। तो उसको शिफ्ट करके जब किया जाता है तो दैट इज एक्स सिटू, और जब उसको वहीं की वहीं कंजर्व कर दिया जाता है तो वो इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन सिटू कंजर्वेशन में आप देखो, एक तो हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ड जो है नॉर्मन मायर ने, MEYR, नॉर्मन मायर ने यूज किया था। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि दैट इज वहां पर 1500 वेस्कुलर प्लांट होने चाहिए, वेस्कुलर प्लांट होने चाहिए, और वो एंडेमिक प्लांट होनी चाहिए, मतलब वो उस जगह, मान लो इस एरिया को मुझे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पर पहले मैं देखूंगी कि यहाँ पर 1500 वेस्कुलर प्लांट हैं कि नहीं है, और ये 1500 वेस्कुलर प्लांट की जो स्पीशीज है, ये 1500 प्लांट स्पीशीज जो है वर्ल्ड में और कहीं तो नहीं मिल रही है। यदि और कहीं मिल रही होगी तो मैं इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं डिक्लेयर कर पाऊंगी। दैट इज एंडेमिक 1500 वेस्कुलर प्लांट होना चाहिए, और यहां पर इतने हैं, और यहां पर पहले जितने भी थे उसमें से 70% जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हों, मतलब इतना ज्यादा डाइवर्सिटी लॉस हो रहा हो उस एरिया को। दो क्राइटेरिया, 70% वहां की नेटिव स्पीशीज खत्म हो जानी चाहिए, और 1500 वेस्कुलर एंडेमिक प्लांट होने चाहिए। एंडेमिक यानी उसके अलावा अर्थ के कोई और एरिया में वो प्लांट नहीं पाए जाने चाहिए, तो हम उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कह सकते हैं। आज की डेट में टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। जब ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की कॉन्सेप्ट चालू हुई थी तब केवल 25 बनाए थे, आगे चल करके वो और एरिया को इंक्लूड किया गया। तो आज की डेट में यदि हम देखते हैं तो दैट इज 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और अर्थ का वो 2.4% एरिया को कवर करते हैं। यदि हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के थ्रू ही बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन को कम कर दिया ना, तो हम 30% एक्सटिंक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अर्थ के सिर्फ 2.4% एरिया में लगभग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट फैले हुए हैं, और इसको हम अब प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, तो हम अपने आप ही जो मास एक्सटिंक्शन चल रहा है उसको 30% रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बायोडाइवर्सिटी इन सिटू कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अर्थ के 2.4% एरिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। आज की डेट में टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ये टर्म सबसे पहले नॉर्मल मायर ने दिया था, और इसके लिए क्राइटेरिया है 1500 एंडेमिक वेस्कुलर प्लांट होने चाहिए, और उस एरिया में जितने भी बायोडाइवर्सिटी थी उसमें 70% जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया में आज की डेट में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। पहला हो गया दैट इज वेस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट में श्रीलंका का भी ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यहाँ मतलब बाउंड्रीज से उतना मतलब नहीं कि इंडिया में भी होना चाहिए, श्रीलंका को कुछ एरिया और इंडिया का वेस्टर्न घाट जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में असाइन किया गया है। दूसरा जो है इंडो बर्मा रीजन है, तीसरा जो है हिमालय है, और 2013 में एक और एरिया सुंडालैंड, ठीक है, सुंडालैंड को भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में असाइन किया गया यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, और ये सुंडालैंड जो है और इंडिया के साउथ ईस्ट एरिया दैट इज अंडमान निकोबार एरिया जो है, अंडमान निकोबार का जो एरिया है वो सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। तो राइट नाउ इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन यही रहता है बेटा कि ये बुक लिखी हुई है 2005-6 की, तो आप किसको करोगे? तो डेफिनेटली अब तो कोई भी एग्जामिनर इतना बुद्धूपना तो नहीं कर सकता कि वो पहले के डेटास को जो डेटाज है उसको कंसिडर करेगा। ठीक है, उसको रेलिवेंट डेटा देना ही पड़ेगा, नहीं तो दैट इज कोर्ट में फिर से वो लगेगी। या वेरी ऑनेस्टली एनटीयू को मतलब सीबीएसई को ये सब डेटास को तो कम से कम अपडेट करना चाहिए। एक पेज ऐड डाउन कर दें आप, इसके सॉफ्ट कॉपीज में चेंजेस कर दो, कुछ तो करो। ये कब तक चलता रहेगा ये पुराने डेटास की? नेशनल पार्क इंडिया में 96 कितने देते हैं? 90 देते हैं, विच इज राइट नाउ 106। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व 14 की जगह अब 18 हो चुके हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करो तो अब राइट नाउ इट इज 573। ठीक है, तो डेफिनेटली अब जो कुछ आएगा ना वो रिसेंट डेटा से ही आएगा। ओके, तो ये चीज है। अब वैसे ही अब आप देखो बायोस्फीयर रिजर्व इज ऑल्सो मोड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। इंडिया में राइट नाउ जो है दैट इज 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, नेशनल पार्क की संख्या जो है 106 है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1972 में चालू किया गया था, जिसमें टाइगर को प्रोटेक्ट किया गया था। और सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर जो 1972 में 1972 में स्टार्ट किया गया, वो कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्टार्ट किया था। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो 573 है।
वाइल्ड लाइफ सफारी एक्स सिटू कंजर्वेशन है बेटा, ये चीज को याद रखना। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, जो एनसीईआरटी में 448 दिया हुआ है, राइट नाउ इट इज 573, यस 573, ये जो है इन सिटू कंजर्वेशन है। वाइल्ड लाइफ सफारीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है, ये चीज हुआ। अब सेक्रेड ग्रूव की बात करते हैं तो मतलब सिंपल है। आप देखो ट्राइब्स में देखो जो जंगलों में रहते हैं तो वहां पर पूरे एक फॉरेस्ट ट्रैक को पवित्र स्थल के रूप में फिक्स कर दिया जाता है, ना ही वहां पेड़ काटे जाते हैं, ना ही वहां हंटिंग की जाती है। तो आप ये मतलब सेक्रेड ग्रूव के रूप में रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन है जिसमें कि नेचर को प्रोटेक्ट किया जाता है, पूरे फॉरेस्ट ट्रैक को पूजनीय बना दिया जाता है। तो खासी एंड जेंजिया हिल्स जो है मेघालय में है, ठीक है, ये सेक्रेड ग्रूव है। एक फॉरेस्ट को में वहां पर पेड़ काटना मना है, एनिमल हंटिंग कंप्लीटली मना है। एनिमल हंटिंग तो वैसे भी बैन है, वो जो भी होता है वो चोरी छुपे होता है, ठीक है। अरावली हिल्स सेक्रेड ग्रूव जो है राजस्थान में है। वेस्टर्न घाट कर्नाटका और महाराष्ट्र का एक एरिया जो है वेस्टर्न घाट, वहां वो उसको भी सेक्रेड ग्रूव के रूप में। सरगुजा, चंदा, बस्तर जो है वो आज की डेट में मध्य प्रदेश में नहीं छत्तीसगढ़ में आते हैं। तो ये ऐसे डेटाज जो हैं जिनको अपग्रेड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। सरगुजा, चंदा एंड बस्तर दे आर, ये जो है अब छत्तीसगढ़ में आते हैं, ओके। तो ये हो गया। तो मेक इट वेरी क्लियर, राइट नाउ बायोस्फीयर रिजर्व जो है 18 है, नेशनल पार्क 106 है और ये जो है 573 है, ठीक है। और ये जो है दैट इज ये अब ये 36 हो चुके हैं। और इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जो है वो 4 हैं, ठीक है, 4 हैं ये, ओके, 9 मत समझना, ओके। अब उसके बाद आप जब बायोस्फीयर रिजर्व देखते हो तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं इसमें हम देखते हैं 3 जोन होते हैं, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो कोर जोन जो होता है वहां पर मतलब कोई टूरिज्म रिसर्च कुछ भी अलाउ नहीं किया जाता कोर जोन में, ठीक है। ये यहाँ पर पूरे तरीके से बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। जो मिडिल जोन होता है वो बफर जोन होता है। बफर जोन में आप टूरिज्म भी देख रहे हो और ह्यूमन सेटलमेंट भी, वहां के जो रहने वाले हैं उस कोर जोन में, सॉरी बफर जोन में रह सकते हैं। दैट इज कोर जोन में कोई हैबिटेशन नहीं होगा, ह्यूमन सेटलमेंट नहीं देखने को मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के लिए, कोई ह्यूमन के लिए जगह नहीं है कोर जोन में, ठीक है। बफर जोन में आप टूरिज्म भी देख रहे हो और ह्यूमन सेटलमेंट भी देखोगे। इसके अलावा एजुकेशन, रिसर्च वगैरह भी जो होगा बफर जोन में होगा। और ट्रांजिशन जोन में यहाँ पर देखोगे तो मॉनिटरिंग भी चलेगी, एजुकेशन और रिसर्च भी चलेगा और ह्यूमन सेटलमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो ये चीज हो जाता है, दैट इज बिल्कुल, ये एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जोन में ह्यूमन सेटलमेंट बिल्कुल मना है, दैट इज कोर जोन में, ठीक है। मॉनिटरिंग दैट इज ट्रांजिशन जोन से, मॉनिटरिंग जो है ट्रांजिशन और बफर जोन से हो सकती है। एजुकेशन और रिसर्च जो है वो बफर एरिया में कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज हुआ। देन ये बायोस्फीयर रिजर्व जो राइट नाउ टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया में हम देखते हैं यहाँ पर ये स्टार्ट हुए हैं 1986 से स्टार्ट हुए हैं, यस 1986 से स्टार्ट हुए, हाँ राइट, ये देख लो यही है ओल्डेस्ट, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ये, और सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया का। फिर उसके बाद आप देखते जाओ ग्रेट रन ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, कोल डेजर्ट, नंदा देवी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, दिबांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में, पचमढ़ी, शेषाचलम हिल्स, ठीक है, आंध्र प्रदेश, सिंपलीपल, मानस का, और जो भी है ये इतने पूरे जो है बायोस्फीयर रिजर्व हैं। पन्ना भी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, ठीक है। देन अब एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो हमने इन सिटू कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को देखा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड सेक्रेड ग्रूव जो है दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, यानी जो जहां है उसको वहीं प्रोटेक्ट करना होगा। एक्स सिटू कंजर्वेशन में जो भी अब जो है बहुत कम बचे हैं, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, तो उनको वहां से पिक किया जाता है और उनको सेफेस्ट जोन में मतलब उनके जैसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा जाता है, लेकिन वो पूरे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उनको रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखो जूलॉजिकल पार्क, एक्सटिंक्ट एनिमल जो है वाइल्ड में, आप मतलब जूलॉजिकल पार्क में वो उन एनिमल को भी देख सकते हो जो कि एक्चुअली नेचुरल हैबिटेट, दैट इज वो जंगल में तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उनको उठा करके जूलॉजिकल पार्क में प्रोटेक्ट करके कंजर्व करके रखा गया है।
ठीक है, ये चीज है। बॉटनिकल गार्डन में इसी तरीके से जो एक्सटिंक्ट जो प्लांट आपको जंगल में देखने को नहीं मिलेंगे उनको प्रोटेक्ट किया गया है बॉटनिकल गार्डन्स में। अब कुछ नए तरीके भी जो है वो हाँ, और वाइल्ड लाइफ सफारी जो है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारीज जो है वो भी एक्स सिटू कंजर्वेशन है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी जैसे आप भोपाल जाओगे तो वहां पे क्या है, वन है, ठीक है, मतलब इस तरीके से वाइल्ड लाइफ सफारी इज एक्स सिटू कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सफारी देखो तो यहाँ पर भी थ्रेटेंड एनिमल को रखा जाता है, और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सफारी में इन एनिमल्स को मतलब जो लोग बाग हैं वो वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अब जो नई टेक्निक्स हैं तो इसमें है एक क्रिप्टो प्रिजर्वेशन, दूसरा टिश्यू कल्चर, तीसरा जो है सीड बैंक, चौथा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये नई तकनीक जो है ये एक्स सिटू कंजर्वेशन की है, जिसमें कि हम प्लांट पार्ट या एनिमल्स के गैमेट्स को क्रिप्टो प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जैसे आप क्रिप्टो प्रिजर्वेशन जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन में प्लांट पार्ट या गैमेट्स को जो है प्रिजर्व करके रखा जाता है वाइबल स्टेट में। ठीक है, टिश्यू कल्चर मेथड, ठीक है, जैसे हमने मेरिस्टेम को क्रिप्टो प्रिजर्व कर लिया, फिर लगता है कि हाँ अब इसका टिश्यू कल्चर करना है, तो टिश्यू कल्चर मेथड से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सीड बैंक हुआ, और इसी तरीके से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कि नेचुरल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स को फ्यूज इन विट्रो फर्टिलाइज करा करके बेबीज को प्रोड्यूस किया जा सके। तो ये जो है ये नए तरीके हैं। ओके, तो क्या देखा हमने, दैट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन में हम देख रहे हैं, दैट इज जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारीज। ठीक है, ये तो ट्रेडिशनल है जो ये कर देते हैं, लेकिन न्यू टेक्निक्स में आप देखो क्रिप्टो प्रिजर्वेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, देन इसके बाद टिश्यू कल्चर मेथड और सीड बैंक, ये नए तरीके हैं जिससे हम थ्रेटेंड स्पीशीज को कंजर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि दैट इज डेफिनेटली इतना नुकसान पहुंचाने के बाद ये तो समझ में आया है कि नहीं हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले जो अर्थ समिट हुआ था वो ब्राजील रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में फर्स्ट अर्थ समिट जिसका कंसर्न बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज पर यहाँ डिस्कशन हुआ। तो यहाँ पर ये ब्राजील में इसलिए कराया गया है क्योंकि ब्राजील जो है मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री है। ठीक है, साउथ अमेरिका की है, इसमें जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है इसमें का बहुत बड़ा एरिया ब्राजील में आता है, इसलिए ब्राजील को चूज किया गया कि हम मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री में फर्स्ट अर्थ समिट करवाया गया। ठीक है, 1992 में रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसको अर्थ समिट जिसमें हम देखते हैं दैट इज बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज पर, 3 चीज पर बात हुई थी। फिर इसके बाद 10 साल बाद जोहान्सबर्ग में ये हुआ था। ठीक है, साउथ अफ्रीका में, इसको वर्ल्ड समिट के नाम से जाना जाता है। इसमें भी मेनली फोकस जो इसी का ही अब होता रहता है 10-10 साल में, दैट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा आप देखो, आप कई बार सुनते हो क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1900 हम सीक्वेंस से पढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यदि इन्वायरमेंटल इशू खत्म हो गया है, असल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 1987 में ये ट्रीटी साइन हुई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसमें ओजोन गैस के, ओजोन जो होल हुआ है उस पे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का वर्ल्ड में प्रोडक्शन को रिड्यूस किया जा सके, जिससे कि ओजोन छेद जो है, ओजोन होल जो है और बड़ा ना हो। ठीक है, देन हमें अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट तो हमें मालूम है। इसके बाद जो है एक क्योटो प्रोटोकॉल था। क्योटो प्रोटोकॉल जो क्योटो दैट इज जापान में है, ये 1997 में ये ट्रीटी साइन की गई थी। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैसेस के रिडक्शन के लिए था, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए ये समिट हुआ था। ठीक है, तो अब ये आप देख लो, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट हमें मालूम है। अर्थ समिट 1992 और द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट साउथ अफ्रीका में हुआ 2002 में। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का है। ओजोन होल जो हो रहा है अंटार्कटिका के ऊपर है, दैट इज वो और बड़ा ना हो तो CFC का प्रोडक्शन कम किया जाए, CFC को कम रिलीज किया जाए, उस पर था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस के रिलीज को कम किया जा सके, इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल था। ठीक है,